जब जब मैंने किया है उसका मैंने रिकॉर्डिंग, जितने भी सेशंस का मैंने किया है, मैंने उसका लिंक ऑलरेडी सब जगह पे भेज दिया है। 3 सेशन का रिकॉर्डिंग मैंने नहीं किया था, तो वो 3 सेशन का अवेलेबल नहीं है। ठीक है, बाकी मेरे ख्याल से 7 7 सेशन का अवेलेबल है। कुछ यूट्यूब पे भी है, और 2 3 सेशन का यूट्यूब पे भी है। और जो यूट्यूब पे नहीं डाला है उसका लिंक मैंने भेज दिया था। ठीक है सर। आज के 10वें मैंने सेशन का। रिप्लाई किया था सर आपको। है सर। यस, मैंने आपका सवाल का रिप्लाई भी किया है सर, ग्रुप पे। सॉरी सर, सॉरी, मैं हाथ जोड़ अरे नहीं, माफी मांग। सॉरी का सवाल नहीं है सर, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने आपको मैसेज भेजा है उसके रिलेटेड। जी, जी सर। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। गुड इवनिंग, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत कम लोग ज्वाइन किए हैं, लोग काफी बिजी लगता है, सब लोग बहुत बिजी है। ओके, और प्रॉब्लम क्या होता है कि रिकॉर्डिंग के ऊपर बहुत सारे लोगों का भरोसा होता है जो कभी कोई देखता नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा सर रिकॉर्डिंग नमस्कार। देता नहीं हूँ। नमस्ते सर। तो वो प्रॉब्लम है कि बाद में रिकॉर्डिंग भी कोई देखता नहीं है, तो फिर ये करने का मतलब नहीं बनता। ओके, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। 7 तो ऑलरेडी बज चुके हैं, तो बाकी लोगों का इंतजार नहीं करते क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं। आप लोग टाइम पे आए हो, तो टाइम पे सेशन स्टार्ट होना जरूरी है। सर सभी को म्यूट कर दीजिए सर हाँ, प्लीज। मैं वही कर रहा हूँ, सबको म्यूट पे रख रहा हूँ। ओके, तो मैंने आप लोगों को म्यूट पे रखा है, और फिर बाद में लास्ट सेशन एंड पे मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। आपका कोई अगर सवाल है तो उसके रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। और आज का ये जो सेशन है बेसिकली, इसको करने का जो पर्पस है मेरा, तो पर्पस सिंपल यही है कि काफी लोगों के फोन आते रहते हैं, और जो भी डिफिकल्टी आती है उनको, या जो भी चैलेंजेस आज लोग फेस कर रहे हैं मार्केट में, तो उसको लेके डिफिकल्टी आती है। तो मुझे एक चीज का एहसास हुआ कि पिछले कुछ महीनों से अगर मैं बात करूं, तो प्रॉब्लम मुझे कहीं पे ऐसा नहीं लग रहा है कि मार्केट में काम नहीं है या आप लोग काम नहीं कर रहे। प्रॉब्लम ये है कि कुछ बातें जो हम सुनते हैं मार्केट से, तो उनको लेके हम लोग मार्केट में नहीं जा रहे। जो भी चैलेंजेस आ रही है, या जो भी क्लाइंट ऑब्जेक्शंस कहिए उसको, या जो भी आप कहना चाहते हैं, तो उस कारण से जो है, तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि मार्केट में बिजनेस नहीं है या बिजनेस नहीं हो रहा है, इसलिए हम बाहर नहीं जा रहे, निकल नहीं रहे और कॉल नहीं कर रहे। सो लास्ट लास्ट सेशन जो भी मैंने लिया था मार्केट अपडेट के रिलेटेड, तब मैंने आपको ये भी बताया था कि पहले 6 महीने में, मतलब अप्रैल से लेकर सितंबर में 50,000 करोड़ का बिजनेस हुआ है, मतलब प्रीमियम कलेक्शन हुआ है। जो रेगुलर प्रीमियम की हम बात करते हैं, यानी कि नॉन सिंगल प्रीमियम की बात करते हैं। सो ऐसा नहीं कि मार्केट में बिजनेस नहीं हो रहा है, मार्केट में बिजनेस तो हो रहा है। अब हाँ, क्या वो मेरे पास आ रहा है, वो सबसे बड़ा सवाल है। अगर हम एलआईसी की बात करें, तो पहले 6 महीने में एलआईसी का जो प्रीमियम कलेक्शन हुआ है, वो हुआ है लगभग 15,000 करोड़ का। 15,000 करोड़ का प्रीमियम कलेक्शन हुआ है, नॉन सिंगल प्रीमियम यानी कि रेगुलर प्रीमियम। तो अगर मान के चलिए 15,000 करोड़ की भी अगर हम बात करते हैं, तो उस पर अगर हम 30% का कमीशन निकालते हैं, तो लगभग 4.5 करोड़ का कमीशन डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। क्योंकि ये सारा बिजनेस जो है, एलआईसी का जो बिजनेस आता है, 95% बिजनेस जो है वो एजेंट के थ्रू आता है। प्राइवेट कंपनीज की तरह नहीं कि जहाँ पे मेजरली उनका बिजनेस आता है बैंक से, तो वैसा नहीं है। सो 4.5 करोड़ का कमीशन डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अब सवाल ये आता है कि वो 4.5 करोड़ में से मेरी जेब में कितना है, या मैंने कितना कमाया। ठीक है, तो और 6 महीने जो बाकी है, मतलब अभी तो ये महीना भी खत्म हो चुका है नवंबर, तो 5 महीने बाकी है ईयर एंड के लिए, मतलब फाइनेंशियल ईयर एंड के लिए। तो उसमें और उतना ही बिजनेस आएगा। लास्ट ईयर एलआईसी का 35,000 करोड़ का प्रीमियम कलेक्शन हुआ था टोटल ईयर में, 2023-2024 में। तो इस साल भी लगभग उसको क्रॉस कर देंगे। तो ऐसा नहीं कि बिजनेस नहीं है, बिजनेस हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मैं कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में जो बातें बैठी है उसको लेके मैं घर में बैठा हूँ। ओके, तो आज उसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ। कि कई बार हमारा पोटेंशियल होता है, लेकिन उस पोटेंशियल को हम यूटिलाइज नहीं कर पाते, या उस उतने लेवल तक हम काम नहीं कर पाते।
तो कुछ चीजें जो है वो हमारी रास्ते में रुकावट बनती है, और कई बार ये होता है कि हम खुद अपने रास्ते में रुकावट बनते हैं, हम अपने आप को आगे बढ़ने नहीं देते। तो ये क्या है और इसको किस तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं, अपने आप को अपने रास्ते से कैसे हटा सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था कि गेट आउट ऑफ योर वे, यानी कि अपने रास्ते से हमें हटना पड़ेगा, तभी हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। ठीक है, कोई इंसान अगर मुझे रोक रहा है तो मैं खुद हूँ, ये मैं खुद मानता हूँ इस बात को, क्योंकि मैं आपसे अलग नहीं हूँ। आप जैसे मार्केट में जाते हो वैसे मैं भी जाता हूँ, मेरे भी क्लाइंट्स हैं, मैं भी कॉल करता हूँ। तो जो भी चैलेंजेस आप लोग फेस करते हो वही चैलेंजेस मैं भी फेस करता हूँ। लेकिन सवाल ये आता है कि आपको जो भी चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं उसको आप चैलेंज की तरह देखते हो, उसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हो? क्या हम उन चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जो लोग बिजनेस कर रहे हैं या जिनका बिजनेस हो रहा है, वो लोग यही कर रहे हैं कि चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज इसके बारे में बात करते हैं। ओके, सो आपने तो काफी बार ये सुना होगा कि हमारे बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक है विल और दूसरा है स्किल। ये दो हम कहते हैं कि इंग्रेडिएंट्स है। ठीक है, कि जो मेरे पास होना जरूरी है, एक है विल और दूसरा है स्किल, इस बिजनेस में अगर सक्सेसफुल होना है तो। अब विल का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो विल का मतलब ये होता है कि अगर मैं जाके कस्टमर के सामने बैठ रहा हूँ या लोगों से मिल रहा हूँ, तो वो होता है विल। विल मेरा यहाँ पे काम नहीं होता है। लोगों से मिलना, बाहर घर से बाहर निकलना, कॉल करना, मीटिंग्स करना, इसके लिए हमें क्या चाहिए? इसके लिए हमें चाहिए विल। अगर विल है या मेरी इच्छा शक्ति है या मेरी इच्छा है तो ही मैं घर से बाहर निकलूंगा। सो विल यानी कि लोगों को मिलना, कॉल करना, मीटिंग्स करना, इसके लिए मुझे चाहिए विल। और स्किल क्या होता है कि उस आदमी के सामने बैठने के बाद जो मैं करता हूँ, यानी कि मैं उसको किस तरीके से समझाता हूँ, मैं उसको या तो कंसेप्ट समझाता हूँ या मैं उसको एक प्लान का प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। ठीक है, मैं उसके ऑब्जेक्शन को हैंडल कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे skill, वो होता है अपना स्किल। ठीक है, सो इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए दोनों चीजें हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है, विल और स्किल की। देखिए, आप अगर कस्टमर के सामने जाके बैठ भी रहे हो ना सिर्फ, तो भी 50% काम आपने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। आपको सिर्फ बाकी का 50% काम पूरा करना है। और अगर हम बात करें सेल्स आज, तो हम जो बात करने वाले हैं, हम स्किल को लेकर बात नहीं करने वाले, हम बात करने वाले विल को लेकर। कि ये जो इच्छा मेरी नहीं हो रही है आजकल मार्केट में जाने की या लोगों से मिलने की, ठीक है, तो उसको किस तरीके से हम हैंडल करते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे आज। स्किल के रिलेटेड कुछ नहीं करेंगे हम बात, कि जाने के बाद क्या करना है उसके बारे में कुछ बात नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे यकीन है कि वो ऑलरेडी आप लोगों के पास है, स्किल है। इशू स्किल का नहीं है। कहीं ना कहीं आज पिछले कुछ महीनों से जो मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से, या जो मुझे फोन आते हैं, आप लोगों के मैसेज आते हैं, तो मुझे उसमें कहीं ना कहीं ये विल का बहुत बड़ा इशू लगता है। ठीक है, तो आज विल के ऊपर बात करते हैं। सो अगर हम बात करें सेल्स की, तो मेरे हिसाब से सेल्स जो है ना, सेल्स 80% माइंडसेट है। ठीक है, 80% आपका माइंडसेट है और सिर्फ 20% स्किल है। तो सेल करने के लिए आपका वो 80% माइंडसेट आपका सही होना जरूरी है, वो सबसे ज्यादा काम करता है। आप उस सेल्स को किस तरीके से अप्रोच करते हो, आप जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, लोगों को मिल रहे हो नहीं मिल रहे हो, जो भी मार्केट में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं आपको, क्या आप उसको एक रोड ब्लॉक की तरह देख रहे हो? आप क्या इसको ये समझ रहे हो कि अब तो मेरा बिजनेस बंद होने होगा, अब तो मेरा बिजनेस हो ही नहीं रहा, लोग मार्केट में जाने के बाद सिर्फ रिटर्न की बात कर रहे हैं? ठीक है, आज अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। आज जिस मार्केट में मैं बैठा हूँ, पूना में, ठीक है, आज ही एक रिपोर्ट मैंने पढ़ा था सदरी, कि म्यूचुअल फंड में कितना इन्वेस्टमेंट है, किस सिटी में म्यूचुअल फंड में कितना इन्वेस्टमेंट है, उसका एक डेटा आया है। तो उस डेटा के हिसाब से पूना में लगभग 2,64,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में है। ठीक है, 2,64,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है पूना से सिर्फ म्यूचुअल फंड में। तो अब मैं इसको क्या देखूं, किस तरीके से देखूं, अपॉर्चुनिटी की तरह देखूं या चैलेंज की तरह देखूं, कि ज्यादा लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं? अगर मैं ये सोच के मैं सिर्फ म्यूचुअल फंड पे फोकस करूं, या मैं इस माहौल में भी मैं लाइफ इंश्योरेंस बेच सकता हूं? ठीक है, सो मैं किस तरीके से इस अपॉर्चुनिटी को देख रहा हूँ, ये मेरे हाथ में है।
ठीक है। अब यहाँ पे मेरा माइंडसेट काम आता है। मान के चलिए अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि अब इतना 2,64,000 करोड़, 2,64,000 करोड़ का अगर बिजनेस म्यूचुअल फंड में जा रहा है, तो इंश्योरेंस कौन खरीद रहा होगा? ठीक है, कितने लोग हैं जो इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं? और ये अभी तक का फिगर है, मतलब एक महीने का फिगर नहीं है, टोटल अभी तक जो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हुआ है, ये टोटल अभी तक का फिगर है। ये एक महीने का या एक साल का या एक दिन का फिगर नहीं है। और यकीन माने कि इंश्योरेंस का फिगर इससे कहीं ज्यादा होगा, मतलब इससे कई ज्यादा लोगों ने इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट किया होगा, मतलब वो अमाउंट इससे ज्यादा होगा। क्योंकि अगर अभी तक का अगर हम फिगर देखते हैं तो म्यूचुअल फंड से पहले ही इंश्योरेंस था, आज भी है। ठीक है। तो मैं इसको कैसे देखूं, इस अपॉर्चुनिटी को? ये डिपेंड करता है आपके माइंडसेट पे कि लोग म्यूचुअल फंड ही बेच इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाकी कहाँ पे कोई इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा है, तो मेरे लिए मार्केट ही खत्म हो चुका है या मेरे लिए मार्केट ही अवेलेबल नहीं है। ऐसा नहीं, आपका मार्केट आपसे कोई और नहीं छीन सकता है सिवाय आपके। अगर आप मार्केट में नहीं जाओगे तो आपकी जेब में जो बिजनेस आ सकता था या आपके पास जो बिजनेस आ सकता था वो किसी और की जेब में जा रहा है, सिंपल। ठीक है। तो इसमें भी अपॉर्चुनिटी है आज इस मार्केट में, क्योंकि मैं यहाँ पे यूलिप प्रेजेंट कर सकता हूँ। क्योंकि अगर लोग म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरे पास तो वो प्रोडक्ट है ही ऑलरेडी। और अगर लोग इतना अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मेरे पास और एक अपॉर्चुनिटी के, मैं इनको कहूँ कि सर एक इन्वेस्टमेंट को आपको ऐसा करना जरूरी है कि जहाँ पे आपको कोई रिस्क नहीं है। ठीक है, रिस्क नहीं है। जैसे कि जीवन उत्सव है जो आपको 10% रिटर्न दे रहा है, और उसके साथ साथ आपको 5.5% का, अगर आप फ्लेक्सी इनकम की हम बात करते हैं तो 5.5% का आपको कंपाउंडिंग रिटर्न दे रहा है, कंपाउंडिंग रिटर्न। और एक सिंपल एक काम कीजिए, आज का सेशन खत्म होने के बाद अब एक नया एप्लीकेशन आया है, सेल्स सारथी। आप लोगों ने शायद सुना होगा, अगर नहीं है तो अपने डेवलपमेंट ऑफिसर से बात कर लीजिए, उसका लिंक ले लीजिए आप। और उस सेल्स सारथी ऐप में, ये जो LIC का खुद का एप्लीकेशन है, तो उसमें आप एक इलस्ट्रेशन निकालिए। ठीक है, इलस्ट्रेशन निकालिए। 1 साल के बच्चे का एक इलस्ट्रेशन निकालिए, 5 साल के बच्चे का एक निकालिए, 10 साल के बच्चे का एक निकालिए, 15 साल के बच्चे का एक निकालिए, और 30 साल के व्यक्ति का निकालिए। ठीक है। और इलस्ट्रेशन आपको किस पॉइंट पे निकालना है? आपको इलस्ट्रेशन निकालना है 5 लाख प्रीमियम के बेसिस पे, मतलब प्रीमियम होना चाहिए 5 लाख। ठीक है। आपको ऑप्शन चूज करना है फ्लेक्सी इनकम, फ्लेक्सी इनकम आपको ऑप्शन चूज करना है। ठीक है। और प्रीमियम आपको रखना है 5 लाख रुपए। ठीक है। अब 5 लाख रुपए क्या लोग देंगे नहीं देंगे वो बात की बात है, उसको मत सोचिए कि कौन देगा 5 लाख रुपए, ये आपका माइंडसेट है। उसको मत सोचिए, अपॉर्चुनिटी क्या है आपके सामने उसके बारे में बात कीजिए। ठीक है। सो 5 लाख रुपए का प्रीमियम, अलग अलग एज ग्रुप पे इलस्ट्रेशन निकाल के देखिए, 1 साल के बच्चे के लिए, 5 साल के बच्चे के लिए, 10 साल के बच्चे के लिए, 15 साल के बच्चे के लिए, 30 साल के एक बच्चे के लिए एक इलस्ट्रेशन निकाल के देखिए। और फ्लेक्सी इनकम अगर हम ऑप्शन उसको दे रहे हैं तो जो भी सर्वाइवल बेनिफिट या SB उसका शुरू हो जाता है। और प्रीमियम पेइंग टर्म आप 12 साल पकड़ लीजिए, 12 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म। ठीक है, 15 साल में उसको, 15 साल के बाद उसको पैसा आना शुरू हो जाएगा। और फ्लेक्सी इनकम में जो 5.5% का जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट उसको मिल रहा है, ठीक है, वो क्या कर सकता है उसके लिए देखिए। ठीक है, किस तरीके से उसका पैसा बन रहा है वहां पे, या किस तरीके से उसका पैसा बढ़ रहा है वहां पे, वो देखिए, आप खुद हैरान हो जाओगे वो देख के। ठीक है। तो आपको सही में जीवन उत्सव की ताकत समझ में आएगी कि एक ऐसा प्रोडक्ट उस आदमी के पोर्टफोलियो में होना क्यों जरूरी है, ये अपॉर्चुनिटी है आज मार्केट में। ठीक है। तो आप किस तरीके से देख रहे हो उस चीज को? ठीक है। और वो जो डेटा जो मैंने आपको कहा था कि जो आज सवेरे आया है म्यूचुअल फंड के रिलेटेड, सिर्फ 5 सिटीज है, मतलब टोटल जो म्यूचुअल फंड का आज का इन्वेस्टमेंट है 67 लाख करोड़। ठीक है, 67 लाख करोड़ इतना टोटल इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड्स में। और लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो 70 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, 70 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है लाइफ इंश्योरेंस में। ठीक है। तो अभी भी ज्यादा ही है म्यूचुअल फंड से लाइफ इंश्योरेंस का। तो इस 67 लाख करोड़ में से अगर हम बात करें कि अलग अलग सिटीज का उन्होंने दिया था कि कौन से सिटीज में कितना हुआ है, सिर्फ 5 सिटीज है। दिल्ली, बैंगलोर, पुणे, और दिल्ली, बैंगलोर, पुणे, कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता। और एक सिटी है, मैं उसका नाम बोल रहा हूँ, और एक सिटी मैं उसका नाम बोलता हूँ, ये 4 तो है और एक 5वां है,
तो 67 लाख में से 50% सिर्फ इन 5 सिटीज में, सॉरी मुंबई, मुंबई को कैसे भूल सकते हैं यार, मुंबई, क्योंकि सबसे ज्यादा बिजनेस तो मुंबई में ही है। ठीक है। सो इन 5 सिटीज में, मुंबई, बैंगलोर, कलकत्ता, पूना और पुणे, इसमें 50%, इन सिर्फ 5 सिटीज में ही 50% बिजनेस है। मतलब 67 लाख का, मतलब 70 लाख पकड़ के चलते राउंड फिगर, तो 35 लाख करोड़ इन 5 सिटीज का ही बिजनेस है, और बाकी का 35 लाख करोड़ पूरे हिंदुस्तान में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ये सिचुएशन है आज का। तो कई बार क्या होता है ना कि जो मार्केट में हमें सुनाई देता है, हो सकता है आपकी सिटी में उतना बिजनेस ना हो म्यूचुअल फंड का। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इन 5 सिटीज में नहीं हो तो आपकी सिटी में उतना बिजनेस नहीं है म्यूचुअल फंड का, जितना आपको समझ रहा है या लोग बता रहे हैं या लोग समझा रहे हैं। ठीक है। तो अभी भी मार्केट में अपॉर्चुनिटी है मार्केट में जाने के लिए। तो ये सब डिपेंड करता है आपके माइंडसेट के ऊपर, आप किस तरीके से मार्केट को अप्रोच कर रहे हो, और आप किस तरीके से मार्केट को जानते हो या जान पा रहे हो या देख पा रहे हो। तो दोनों चीज है, आपको चैलेंजेस भी नजर आएंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज भी नजर आएंगे। आपको क्या करना है, किसके साथ जाना है, ये आपको डिसाइड करना है। ओके। तो लाइफ हैज नो फेवरेट्स। ठीक है, जिंदगी में, जिंदगी के किसी कोई फेवरेट नहीं होता, यानी कि लाइफ डजंट चूज टू बिस्टो सक्सेस और फेलियर ऑन सिलेक्टेड फ्यू। जिंदगी कभी मतलब चूज नहीं करती कि हाँ इस आदमी को मुझे सक्सेसफुल बनाना है या इस आदमी को मुझे फेलियर बनाना है। ये जिंदगी डिसाइड नहीं करती है। डेस्टिनी सबका इक्वल है, सबके लिए इक्वल है। ठीक है, डेस्टिनी आपके लिए ग्रेट भी हो सकता है, उतना ही आपके लिए क्रूएल भी हो सकता है। ये दोनों हो सकता है, और ये सबके लिए, आपके लिए, मेरे लिए और हमारे पड़ोसी के लिए, सबके लिए वही है। ठीक है। सो ये जो मिलता है सबको, ये इक्वल है। किसी को मतलब अगर कोई आदमी, अगर आप देख रहे हो कि सक्सेसफुल है, तो उसके काम की वजह से सक्सेसफुल है। ठीक है। अगर अब कोई फेलियर है तो उसके काम की वजह से वो फेल हो, या नहीं कर रहा है इसलिए वो फेल हो रहा है। ठीक है। जिंदगी आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देती है। ठीक है, आप उसको किस तरीके से लेते हो उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि आपका, मेरा और हमारे पड़ोसी का जिंदगी की तरफ देखने का नजरिया हर इंसान का अलग अलग। जहां आपको चैलेंजेस नजर आते हैं, वहां किसी और को अपॉर्चुनिटी नजर आती है। ठीक है। तो ये इक्वल है सबके लिए, कोई फेवरेट नहीं है यहाँ किसी का, या जिंदगी का कोई फेवरेट नहीं है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। आप वो ले रहे हो नहीं, नहीं ले रहे हो, इसके ऊपर डिपेंड होता है कि आप सक्सेसफुल हो या फेल हो। लाइफ इज डिटरमिन्ड नॉट बाय व्हाट हैपेंस टू यू। जिंदगी मतलब ये नहीं कि आपके साथ क्या होता है, इससे डिसाइड नहीं होता है कि आपकी जिंदगी कैसी है। लेकिन हाँ, आप उसको रिएक्ट कैसे करते हैं, इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड है। ठीक है। देखिए, वही मार्केट है, वही चैलेंजेस है। एक एजेंट बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है, एक एजेंट का बिजनेस बिल्कुल नहीं हो रहा। तो ऐसा नहीं कि उसके क्या बोलते हैं उसको, सितारे बहुत बुलंद है या वो बहुत लकी है, उसको जाते ही बिजनेस मिल जाता है, उसका नेटवर्क ही उतना स्ट्रांग है, वो तो मतलब इतने साल से बिजनेस कर रहा है तो उसका नेटवर्क बहुत बढ़िया होगा। आपको किसने मना किया है बनाने के लिए? ठीक है। इस मार्केट में भी लोग एमडीआईटी बन रहे हैं, सीओटी बन रहे हैं, टीओटी बन रहे हैं। अगर वो बन रहे हैं तो ये लक फैक्टर नहीं होता है। सेल्स में कोई लक नाम की चीज नहीं होती है। आपको लक से कोई बिजनेस नहीं देता है। आपको लोग बिजनेस इसलिए देते हैं क्योंकि जो आप मुझे समझा रहे हो मुझे सही लगता है, या जिस तरीके से आप मुझे समझा रहे हो मुझे सही लगता है। तो क्या आप, मैं उन उस तरीके से उनको समझा पा रहा हूँ? तो आप किस तरीके से रिएक्ट करते हो सिचुएशन पे, इसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है। एलआईसी की अगर हम बात करें, हिंदुस्तान के जो सबसे बड़े एजेंट है, ठीक है, भरत पारेख सर। तो भरत सर के बारे में उन्होंने जो कहा था, ये शायद आप लोगों ने भी सुना है कि उन्होंने उनके करियर की शुरुआत कैसे की थी। तो उन्होंने जो ऑब्ituary कॉलम आता है पेपर में, जहाँ पे वो निधन वार्ता आते हैं कि किस व्यक्ति का डेथ हो चुकी है, जो परिवार देता है, और उनका जो भी उनके सम्मान में जो भी फंक्शन अरेंज किया जाता है, तो उसका एक एडवर्टीजमेंट पेपर में आता है। तो उन्होंने वहां से शुरुआत की थी कि वो लेके वो उस एड्रेस पे पहुंचते थे, और वहां पे वो बताते थे कि क्या आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी है, क्या आपको कोई मदद चाहिए क्लेम सेटलमेंट के लिए। और वो वहां पे सर्विसिंग करते थे, और फिर उसके बाद उनको बिजनेस वहां से मिलना शुरू हो गया। तो वहां से उन्होंने अपना बिजनेस करना शुरू कर दिया। ये तो सब जानते हैं।
हम आज कहते कि भरत सर बहुत ही सक्सेसफुल एजेंट है, अभी मतलब उनके पास बहुत बढ़िया नॉलेज होगा, ये सब कुछ होगा, इतना सक्सेसफुल है, इतना उनका नेटवर्क होगा, या उनका इतना नेटवर्क होगा वहां पे, सब कुछ है। लेकिन क्या दिल पे हाथ रख के कहिए, क्या आपने कभी सोचा है कि चलो मैं भी ट्राई करके देखूं? ठीक है, तकलीफ तो उनके सामने भी थी, लेकिन उन्होंने रिएक्ट उस सिचुएशन को अलग तरीके से किया। क्या 2 मिनट के लिए सोच के देखिए, ये आपको ऑलरेडी पता होगा। ठीक है, क्या आपने कभी सोचा है कि चलो मैं इसको ट्राई कर देता हूँ, मैं भी ऐसा ही करता हूँ, शायद इससे मेरा बिजनेस बने, उनका अगर हो रहा है तो मेरा भी हो सकता है। ठीक है, आज शायद वो काम नहीं कर रहे होंगे क्योंकि आज उनको जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वो अब एक अलग लेवल पे पहुंचे हैं। और शायद हो सकता है आपके साथ भी वही हो, कि शुरुआत कहीं से हमें करनी पड़ती है, उसके बाद एक लेवल पे आते हैं। ठीक है, मैंने मेरे करियर की शुरुआत किया, कंसल्टेंसी की शुरुआत जो मैंने की थी पुणे में, मेरा कोई भी नेशनल मार्केट नहीं है, मैं किसी को नहीं जानता था पुणे में। और जितने लोगों को मैं जानता हूँ वो सारे इंश्योरेंस में थे, क्योंकि मैं टाटा एजी में था। और जो भी दोस्त मेरे बने थे यहाँ पे, या जो पहचान के लोग बने थे, वो सारे इंश्योरेंस के ही थे। अब मैं उनके पास तो नहीं जा सकता था, क्योंकि उस आदमी को खुद का बिजनेस चाहिए, वो मुझे बिजनेस क्यों देगा, या वो मुझे रेफरेंस क्यों देगा? तो मैंने मेरा पूरा बिजनेस जो है वो कोल्ड कॉलिंग से खड़ा किया। ठीक है, मैं कंपनीज में जाता था, वहां पे प्रेजेंटेशन देता था, यहाँ से मैंने शुरुआत की थी। ठीक है, आज मुझे वो करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आज मेरा मेजर बिजनेस रेफरेंसिंग के थ्रू चलता है, 80% मेरा क्लाइंट बेस रेफरेंसिंग के थ्रू आता है मुझे। अब हाँ, उसके लिए मैं बहुत सारे एक्टिविटीज करता रहता हूँ, और मैं रेफरेंसिंग मांगता हूँ क्लाइंट से। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसने एक रेफरेंस दे दिया मुझे तो वो खत्म हो गया, नहीं, मैं उसके ऊपर काम करता हूँ, मैं क्लाइंट से, हर क्लाइंट से 2-3 रेफरेंसेस तो साल में मैं लेता ही हूँ, क्योंकि मेरा उनके साथ कम्युनिकेशन होता है, मैं मिलता हूँ उनको। मैं महीने में एक बार वेबिनार करता हूँ मेरे क्लाइंट्स के लिए। अब वहां पे क्या होता है कि कुछ वो अपनी किसी दोस्त को, रिश्तेदार को भेजते हैं वहां पे, क्योंकि मैंने वो लाइन लिखी रहती है वहां पे कि यू कैन इनवाइट योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑल्सो। तो कोई ना कोई आ जाता है, तो मुझे महीने का एक 2-3 क्लाइंट तो ऐसे ही वहां से मिल जाते हैं। तो आज मुझे कोल्ड कॉल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, पहले जो किया था मैंने, वो जरूरी था मेरे लिए बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है, आज जरूरत नहीं है मुझे उतना कोल्ड कॉलिंग करने के लिए, क्योंकि आज मेजरली मेरा जो भी कुछ हो रहा है वो ऑनलाइन ही हो रहा है, और मैं उसी पे फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, तो हो सकता है कि आज जो आप कर रहे हो, या जो मेहनत आज हम ले रहे हैं, वो कुछ सालों के बाद आपको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप अलग लेवल पे पहुंच जाओगे। लेकिन वहां तक जाने के लिए अभी जो स्ट्रगल करना पड़ता है हमें, उससे गुजरना तो हर एक इंसान के लिए जरूरी है। किसी को बैठ के कुछ नहीं मिला। आप किसी भी सक्सेसफुल एजेंट को देखिए, किसी को बैठ के बिजनेस नहीं आ रहा है। ठीक है, सो आपके साथ क्या हो रहा है, इससे आपकी जिंदगी नहीं बनती, आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो उससे बनता है। क्योंकि देखिए, आपके पास एक बहुत बढ़िया चीज है, आपके और मेरे पास और हर व्यक्ति के पास, वो है पावर टू चूज। ठीक है, ये सबसे बड़ा पावर है आपके हाथ, एंड दैट इज द पावर टू चूज। आपको चूज करना है उस सिचुएशन को, आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो, ये चॉइस हर इंसान के पास है, आपके पास है, मेरे पास है, हर व्यक्ति के पास है। आप इसका चॉइस कैसे करते हो उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड है। आप बैठ के रोते हो, या आप उसमें भी अपॉर्चुनिटी ढूंढते हो, ये आपको चॉइस करना है। और ये चॉइस की वजह से ही आप जिस कंडीशन में आज हो, इट इज बिकॉज यू मेड दैट चॉइस। क्योंकि आप जिस कंडीशन में आपने उसको चूज किया है, आपको किसी ने उस कंडीशन में रखा नहीं है। ठीक है, भगवान किसी पे मेहरबान होते हैं और किसी पे नहीं होते, ऐसा कुछ नहीं है। आपको उस सिचुएशन में रहना, ये आपने चूज किया है, तो आप किसी को दोष भी नहीं दे सकते हो। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ यू, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ योर डिसीजंस। और अगर आपको उस सिचुएशन में नहीं रहना है, उस सिचुएशन को अगर आपको बदलना है, तो वो भी तो आपके हाथ में है। तो वो भी चॉइस जो है आपके हाथ में है। तो उसमें रहना है, उस सिचुएशन में, या उससे निकलना है, दैट चॉइस इज योर्स। ठीक है, एक मैंने पढ़ा था कहीं पे, शायद वो कहीं पे लिखा था कि बिल गेट्स ने कहा है, अब मुझे पता नहीं कि सच में उन्होंने कहा था या नहीं कहा था, ये किसने कहा है, लेकिन एक इंग्लिश में एक कोट है कि इफ यू आर बॉर्न पुअर देन इट इज नॉट योर फॉल्ट। अगर आप गरीब पैदा होते हो तो ये आपकी गलती नहीं है, बट इफ यू डाई पुअर इट इज डेफिनेटली योर फॉल्ट। लेकिन आप गरीब मरते हो तो ये आपकी ही गलती है। ठीक है, पता नहीं वो बिल गेट्स ने कहा था या नहीं कहा था, क्योंकि किसी के नाम पे कुछ भी लोग आजकल देते हैं, इसलिए मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन कोट बहुत बढ़िया है।
ठीक है, ये डिसीजन आपका है, उस सिचुएशन में रहना है या उस सिचुएशन से निकलना है। आज जिस सिचुएशन में आपको उसमें रहना है या नहीं रहना है, ये आपका चॉइस है। ठीक है, और एक प्रिंसिपल जो होता है 90-10 प्रिंसिपल, ये शायद आपने सुना होगा, 90 और 10 प्रिंसिपल। सो 90-10 प्रिंसिपल क्या है कि 90% ऑफ द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग योर रिएक्शन आर विद इन योर कंट्रोल। मतलब एक उस सिचुएशन को आप कैसे फेस करते हैं या उस सिचुएशन को आप कैसे रिएक्ट करते हो, सो 90% फैक्टर्स जो है आपके कंट्रोल में। सिर्फ 10% चीजें जो है वो आपके कंट्रोल के बाहर है। ठीक है, सो एक चीज को, एक सिचुएशन को रिएक्ट करने के लिए 90% आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, 10% छोड़ दीजिए, वो अपने कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, लेकिन 90% आपके कंट्रोल में है। अब आप उसको किस तरीके से रिएक्ट करते हो सिचुएशन को। अब एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अब कई बार लोग कहते हैं कि सर वो मार्केट में म्यूचुअल फंड का है, लोगों को रिटर्न चाहिए, लोगों को ज्यादा रिटर्न चाहिए, बहुत जल्दी रिटर्न चाहिए, तो 12%, 15%, और मैं जो प्रोडक्ट सजेस्ट कर रहा हूँ लोग कहते हैं 6% तुम दे रहे हो, तो इससे क्या है? तो आपके पास तो है ना यूलिप प्रोडक्ट। ठीक है, यूलिप प्रोडक्ट है आपके पास, तो वो अपॉर्चुनिटी है आपके सामने। तो आप, अगर आपको पता है कि मार्केट में आज लोग रिटर्न के बारे में ज्यादा डिस्कशन करें, या मैं जाने के बाद वो मुझे बोलेगा कि भले ही वो इन्वेस्ट कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा, लोगों को एक बात समझ में आई है कि अगर आपको मुझे वापस भेजना है, एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट को अगर मुझे वापस भेजना है, तो मैं एक ही पॉइंट लेके बैठता हूँ, कितना रिटर्न दोगे। और यकीन मानिए वो ना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, ना लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर रहा है, वो कहीं पे इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। सिर्फ हमें वापस भेजने के लिए ये एक डायलॉग उसको अभी समझ में आया कि ये डिस्कशन करेंगे तो इसके पास जवाब ही नहीं है, ये क्या जवाब देगा मुझे। फिर हम उस बहस में पड़ते हैं। तो क्यों ना मैं जाके सामने उसको ऑफर दे दूं कि सर क्या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। सर आपके पास एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि जहाँ पे आप हिंदुस्तान की 50 बड़ी कंपनी या 100 बड़ी कंपनीज में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मैं खुद जाके उसको प्रेजेंट कर सकता हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो वो चैलेंज वहां पे आना बंद हो जाएगा। मैं इस बात को भी मानता हूँ कि 90% जो ऑब्जेक्शन आते हैं वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, 90% जो ऑब्जेक्शन आते हैं आपको, वो आप कंट्रोल कर सकते हो, या आप एक ऐसा प्रोसेस फॉलो कर सकते हो कि जिससे आपको ऑब्जेक्शन आए ही ना। ये भी आपके हाथ में, क्योंकि इनिशियली अगर आपको, इनिशियली होता क्या है कि आप एक क्लाइंट के सामने जाकर बैठते हो और आप शुरुआत कहाँ से करते हो कि सर ये हमारे पास एक प्रोडक्ट है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए जीवनोत्सव, जीवनोत्सव बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, लेकिन आप प्रेजेंट करने का स्टाइल आपका क्या है, आप कैसे समझाते हो उसको। जीवनोत्सव ये भी तो मैटर करता है। आप सीधा जाके बोलेंगे कि सर हमारे पास एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, आपको सर 10% गारंटेड मिलेगा। ठीक है, बोलेगा कब मिलेगा, सर आपको 15 साल के बाद मिलेगा। तो वहीं पे क्लाइंट खत्म हो गया। बोले 15 साल, 15 साल के बाद 10% लेके मैं क्या करूंगा, और पहले 15 साल क्या करोगे, पहले 15 साल कुछ नहीं दोगे आप मुझे, तो फिर इसका मतलब क्या है। या फिर वो ये कहेगा 15 साल के बाद आप दे रहे हो, यार ये तो टाटा का एक प्रोडक्ट मैंने देखा है, एचडीएफसी का एक प्रोडक्ट मैंने देखा है, वो तो पहले साल के बाद दे रहे, वो भी 40% दे रहे, आप क्या बात कर रहे हो 15 साल की। ठीक, तो आपका प्रेजेंटेशन कैसे है, आप क्या उसको क्या समझा, आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, किस तरीके से कॉल का फ्लो आपका जा रहा है, इस सब चीजों पे मैटर करता है कि आपको कितने ऑब्जेक्शंस आएंगे। तो उसको कंट्रोल करना भी आपके हाथ में है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप उसको बदलना चाहोगे, क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं ना, ऐसी कोई चीज नहीं जिसको जो आपको पता नहीं। आपको पता है, प्रॉब्लम ये है दिल का कि मैं अपने आप को बदलना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, मैं वो चेंज नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे होता है और ऐसे ही होता है, तो पहले से मैं ऐसे करता आ रहा हूँ, तो आप बदल के क्या फायदा है और बदल के क्या होगा, क्या लोग इसको मानेंगे। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप बदलाव करेंगे तो आपको इमीडिएटली आपका सेल दुगना हो जाएगा या आप एक महीने में एमडीआरटी बन जाओगे, नहीं। लेकिन आज जो फ्रस्ट्रेशन लेवल जो आ रहा है, या जो आपको बिजनेस होने की प्रोबेबिलिटी जो कम हुई है, हम उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो कई सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो आपके कंट्रोल में होते हैं, आप कैसे उसको हैंडल करते हो सिचुएशन को, इसके ऊपर काफी कुछ डिपेंड है। ठीक है, सो ये प्रिंसिपल याद रखिए, 90% आप उस चीज को, उस सिचुएशन को कैसे रिएक्ट करते हो आपके कंट्रोल में है। 10% बिल्कुल नहीं, उसको छोड़ दीजिए ना। 10%, 10% ऑब्जेक्शन क्या आएंगे,
आपको भी पता नहीं, क्लाइंट कभी भी उठ के कुछ भी बोल सकता है, हमारे हाथ में नहीं, ठीक है, हमारे कंट्रोल के बाहर है। ठीक है? देखिए मैं एज ए सीएफपी काम कर रहा हूँ, तो आजकल क्या है ना कि लोगों को पता चल गया कि ये सीएफपी होता है और ये क्या करते हैं, प्लान बना के देते हैं, ऐसा होता है। तो पिछले कुछ महीनों से मैं एक चैलेंज फेस कर रहा हूँ कि क्लाइंट कई बार ये कहते हैं कि ओके ठीक है, आपका तो प्लान बना के दो आप मुझे, फिर आपका प्लान मैं क्या करूंगा, मैंने और एक से भी प्लान मंगाया है, ठीक है, और एक व्यक्ति से भी मैंने प्लान मंगाया है, तो मैं देखूंगा दोनों में से किसका प्लान मुझे बेटर लगता है, मैं उसके साथ जाता हूँ। अब ये मेरे सामने एक चैलेंज हो गया अभी कि मैं प्लान बना के उसको दे दूंगा, फिर उसके बाद वो किसी और का प्लान लेगा, फिर वो उसको मैं कंपेयर करेगा, फिर वो डिसाइड करेगा। मैं ऐसे प्लान के साथ काम नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं इसको मना कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि ओके सर ठीक है, अगर आपको मेरा प्लान पसंद नहीं आता या आप इस तरीके से अगर करते हो, तो बेटर वे आप उस आदमी के पास चले जाओ, क्योंकि मैं अपना दिमाग उस आदमी पे नहीं लगाना चाहता हूँ जो पहले से ही इस इतने कंपैरिजन मोड में चला जा रहा है। क्योंकि प्लानिंग पे भरोसा चाहिए, ठीक है, एक प्लानर का और एक क्लाइंट का पहले क्या होना चाहिए, ट्रस्ट। अगर ट्रस्ट है तो ही हम आगे बढ़ पाते हैं, अगर ट्रस्ट ही नहीं है वहां पे, तो वहां पे कुछ करने से मतलब ही नहीं है। मैं दे दूंगा और फिर वो डिसाइड करेगा, और फिर जो मेहनत लूंगा उसके प्लान बनाने के लिए, वो तो वेस्ट ऑफ टाइम है मेरे लिए, क्योंकि वो बोलेगा मैंने आपका प्लान एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो मैं आपको पैसे कहाँ से दूंगा। तो फिर मेरे सामने दो ऑप्शन है, ठीक है, कि मैं अब क्या करूँ, ये सोचते बैठना, और फिर दूसरा है कि मैं सिंपल उसको कहता हूँ, या तो मैं उसको कहता हूँ कि ओके सर ठीक है, नो प्रॉब्लम, यू पे मी माई फी, और फिर आप शांति से आराम से कंपेयर करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मेरे पास वापस नहीं आते तो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जो मैं मेहनत करूंगा आपके लिए उसके बदले में तो मुझे पैसे चाहिए ना, मैं ऐसे ही फ्री में सबको प्लान बना के नहीं दे सकता हूँ। या फिर अगर मुझे लगता है कि ये क्लाइंट तो ऐसे ही नहीं मानने वाला है, ये तो खेल रहा है सिर्फ, तो मैं कहता हूँ कि सॉरी सर, आई डोंट वर्क दिस वे, मैं इस तरीके से काम नहीं करता हूँ। इफ यू डोंट ट्रस्ट मी, देन वी शुड नॉट एंटर इनटू एन रिलेशनशिप। ये मैं सीधा उसको मुंह पे बोल देता हूँ। हाँ, भले ही शायद हो सकता है मेरा बिजनेस लॉस हो, लेकिन उसके लिए मैं रेडी हूँ, आई एम रेडी, वो रिस्क उठाने के लिए मैं रेडी हूँ। लेकिन मैं ऐसे ही कोई भी अगर कुछ कह रहा है तो उसके पीछे भागने के लिए मैं रेडी नहीं हूँ, आई एम नॉट रेडी फॉर दैट। ठीक है, आप मुझे, आई एम नॉट प्लानर, तो मैं एज एन एडवाइजर हूँ, तो आप मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हो कि आपकी मर्जी के हिसाब से मैं करूंगा। सॉरी, नहीं, आप पैसे दे दो, फिर ले लो प्लान, जो भी करना है आप करो, नो प्रॉब्लम, या फिर मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि वो क्लाइंट जो है वो मेरी जिंदगी में पहला और आखिरी का क्लाइंट नहीं है, उसके पहले 750 क्लाइंट है मेरे, और उसके जाने के बाद भी मैं और बना लूंगा। मैं उस बात से नहीं डरता हूँ, ठीक है। तो हाउ यू रिएक्ट, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो अब लोग कब एक्ट करते हैं, ठीक है, व्हेन डू वी एक्ट? तो द मोटिवेशन टू डू समथिंग इज ट्रिगर्ड ऑफ व्हेन देयर इज ईदर, एक जिसको हम कहते हैं फियर, और दूसरा है डिजायर। ये दो चीजें हैं जो हमें ड्राइव करती है कुछ करने के लिए और कुछ ना करने के लिए। तो जो हम एक्ट करते हैं, और एक्ट का मतलब ये नहीं कि करना, कुछ नहीं करना ये भी अपने आप में एक एक्ट है, ठीक है। सो अगर मैं कुछ कर रहा हूँ या अगर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो उसके पीछे मेजर दो रीजन है, एक है फियर और दूसरा है डिजायर, ठीक है। इन दोनों के बगैर मैं कुछ नहीं करता हूँ, या तो मुझे डर लग रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ, या फिर मेरा कुछ इच्छा शक्ति है मेरी, इसके लिए मैं कर रहा हूँ, और ये डर के कारण से मैं कुछ नहीं भी करता। तो आज जो डर लग रहा है मेजरली, कि अगर मैं मार्केट में जाऊंगा तो लोग मुझे सिर्फ रिटर्न के बारे में बात करेंगे, लोग कहेंगे यार इंश्योरेंस छोड़ के बात कर भाई, वो तो मेरा ऑलरेडी हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये डर बैठ गया कि यार मार्केट में जाऊंगा तो लोग मना कर रहे हैं मुझे, कोई नहीं ले रहा है मुझे, तो उस डर की वजह से मैं कुछ नहीं कर रहा। सो फियर और डिजायर, ये दोनों चीजें जो है ना वो हमें बहुत ज्यादा ड्राइव करती है, ठीक है। और जो सक्सेसफुल लोग होते हैं या जो मोटिवेटेड लोग होते हैं, जो सक्सेसफुल है, तो उनका माइंडसेट कैसे होता है, डिजायर उनमें बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, इच्छा उनमें बहुत ज्यादा होती है और फियर बहुत कम होता है। इसलिए वो फियर ज्यादा रोल प्ले नहीं करता, ठीक है, डिजायर बहुत ज्यादा, ठीक है, डर नहीं लगता। और जो लोग जो डीमोटिवेट होते हैं या जो स्ट्रगल करते हैं अपनी जिंदगी में, उनका माइंडसेट होता है कि सबसे ज्यादा उनको डर लगता है,
और डिजायर कहीं छोटा, बहुत छोटा होता है, और उसके कारण से वो फियर बहुत ज्यादा हेवी होता है, और इस फियर की वजह से मैं कुछ नहीं करता हूँ। फिर मुझे डर ही ज्यादा लगता है। तो डिजायर अगर आप में ज्यादा है, अगर आप में कुछ इच्छा शक्ति है कुछ करने की, तो ये डर आपका जो है खत्म हो जाएगा। फिर आपको क्लाइंट से डर नहीं लगेगा, आपको मार्केट से डर नहीं लगेगा। फिर आप कहोगे कि कैसे नहीं समझ सकता है, मैं समझाता हूँ उसको। ठीक है, मैं अपना समझाने का तरीका बदल देता हूँ, मैं कुछ नया तरीके से उसको समझाता हूँ, क्योंकि मुझे बिजनेस चाहिए। ठीक है, आपका और मेरा बिजनेस तब होना चाहिए जब हमें चाहिए, तब नहीं होना चाहिए जब सामने से क्लाइंट दे। तब हमारा बिजनेस कभी होगा और कभी नहीं होगा। अगर आपको कंसिस्टेंटली बिजनेस करना है, तो देन दैट बिजनेस should depend upon your attitude and not the client's attitude। ठीक है, आपके एटीट्यूड पे बिजनेस डिपेंड। लेकिन उसको करने के लिए वो डिजायर चाहिए कि जाके लोगों से मिलना, ये इच्छा होनी चाहिए। क्योंकि जब आप डरोगे जाके लोगों से मिलने के लिए, मार्केट में जाने से डरेंगे आप, तो आप हम स्ट्रगल ही करते रहेंगे, फिर और कुछ नहीं होगा। ठीक है? मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बताता हूँ। ठीक है, कुछ सेंटेंसेस मैं आपको बताता हूँ, आप चूज कर लिए। इनमें से एक सेंटेंस आपको चूज करना है जो आपके सेंटिमेंट के साथ जाता है, या आपकी सोच के साथ जाता है, या आज जो आपकी सोच है उस सोच के साथ जाता है। तो कोई भी एक सेंटेंस, सारे नहीं चूज करने आपको, कोई भी एक सेंटेंस आप चूज कीजिए जो आज की आपकी सिचुएशन है उस हिसाब से, या जो आज आपकी परिस्थिति है, या आपका माइंडसेट है उस हिसाब से। ठीक है, सो पहला स्टेटमेंट है, आई वांट टू बी द बेस्ट इंश्योरेंस एडवाइजर इन एलआईसी। ठीक है, मैं एलआईसी का सबसे बेहतरीन इंश्योरेंस एजेंट एडवाइजर बनना चाहता हूँ। ठीक है, आई वांट टू क्वालिफाई फॉर एमडीआरटी, बट आई विल ट्राई नेक्स्ट ईयर। मुझे एमडीआरटी बनना है, लेकिन इस साल नहीं, अगले साल। ठीक है, आई वॉन्ट टू अर्न 1 लाख एवरी मंथ बाय वे ऑफ कमीशन। मुझे हर महीना 1 लाख रुपए कमाना है कमीशन, ये मुझे करना है। आई डोंट थिंक पीपल आर इंटरेस्टेड इन बाइंग इंश्योरेंस। मुझे नहीं लगता है लोग, आजकल लोगों को इंटरेस्ट है इंश्योरेंस खरीदने में। आई थिंक इवन इफ आई गेट 10,000 फ्रॉम दिस सेल, इट्स गुड इनफ टू पे दिस मंथ ईएमआई। मतलब अगर इस सेल से अगर मुझे 10,000 भी कमीशन मिलता है ना, तो चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा इस महीने का कोई तो एक ईएमआई मेरा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई थिंक माई जॉब वॉज बेटर देन सेलिंग इंश्योरेंस। पहले जो मैं करता था ना वही अच्छा है, या अभी जॉब के साथ मैं ये कर रहा हूँ तो मेरा जॉब ही अच्छा है। ठीक है, उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं जितना इधर प्रॉब्लम है, तो मेरा जॉब ही बेटर है। आई शुड हैव ट्राइड समथिंग एल्स, आई एम इन द रॉन्ग जॉब। मुझे कुछ और करना चाहिए था, कहाँ से मैं इंश्योरेंस में आ गया। ठीक है, सो आप सोचिए, आपके हिसाब से, आपके सिचुएशन के हिसाब से, आपको मुझे नहीं बताना है, आपको मुझे नहीं बताना है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप चैट बॉक्स में टाइप करो, आपको मुझे नहीं बताना है। आप सिर्फ सिर्फ खुद को बताइए जो सच्चाई है, जो आपका आज का फीलिंग है सच में। ठीक है, जो आपका आज का सच में फीलिंग है, क्योंकि आप अपने आप से तो झूठ मत बोलिए कम से कम। ठीक है? क्योंकि जो वो बोलना अगर आप शुरू कर दिए, तो फिर आपको कोई आदमी नहीं खड़ा कर सकता है वापस। ठीक है, तो कम से कम अपने आप को झूठ मत बोलिए। तो जो भी सिचुएशन है, जो भी आपका थॉट प्रोसेस है, जो भी आपका आज का माइंडसेट है, उस हिसाब से जो भी स्टेटमेंट आपको लगता है कि हाँ मेरे हिसाब से ये सही है, वो आप चुन लीजिए। ठीक है, और एक बात समझिए कि जो आपके विचार है, जो आपके विचार है वही आपके एक्शन में ट्रांसलेट होंगे, और जो आपका एक्शन है वो आपके हैबिट में ट्रांसलेट होगा। सो जिस तरीके से आपके विचार है, उन विचारों के साथ आप कुछ एक्शन करोगे, और जितनी एक्शन आप करोगे वो आपकी आदत बन जाएगी, और इससे आपका बनता है एटीट्यूड। ठीक है, सो अगर आप ये कहते हो कि मुझे एलआईसी का सबसे बेहतरीन एजेंट बनना, या मैं हर लाख 1 लाख, हर महीना 1 लाख कमीशन कमाना चाहता हूँ, ये आपका अगर थॉट प्रोसेस है, या अगर आपका माइंडसेट है, तो उसके हिसाब से आप एक्शन करोगे ना। तो अगर 1 लाख कमीशन कमाना है तो उतने तो मुझे कॉल करने पड़ेंगे। ठीक है, मुझे तो 30-35 लाख का प्रीमियम करना पड़ेगा, तब जाके मैं 1 लाख रुपए कमा पाऊंगा। तो उस हिसाब से आपके एक्शन होंगे, और उस एक्शन आपकी आदत बन जाएंगे।
अगर आप ये सोचोगे कि यार मुझे एमडीआरटी बनना है, लेकिन अभी तो साल खत्म हो रहा है, ठीक है, अभी एक ही महीना बाकी, एक महीने में कौन एमडीआरटी होता है, ठीक है, जनवरी से देख लेते हैं। तो आप क्या करोगे, दिसंबर में कोई बिजनेस ही नहीं करोगे आप। फिर आप सोचोगे कि यार दिसंबर में बिजनेस करने से क्या फायदा है, ठीक है? जनवरी से स्टार्ट करते हैं ना, क्योंकि दिसंबर में अगर कोई बिजनेस आता भी है तो वो तो इस साल के एमडीआरटी में काउंट होगा, अगले साल के एमडीआरटी में कहाँ काउंट होगा। तो देखते हैं बाद में, जनवरी से स्टार्ट करते हैं। इस ये साल तो गया ही, वैसे ही तो गया ही है, जाने दो, एक महीने से क्या फर्क पड़ता है, जाने दो। जनवरी में वापस पहले से शुरू करते हैं, और जनवरी में, और जनवरी से यानी कि 2025 में मैं एमडीआरटी बनता हूँ। आप उसी तरीके के एक्शन करोगे। आप दिसंबर में कोई बिजनेस नहीं करोगे, आप जाओगे ही नहीं मार्केट में, और फिर ये आपकी धीरे धीरे आदत बन जाएगी कि जितने दिन आप मार्केट से दूर हो रहेंगे उतना ही आपका काम कम होता जाएगा, और फिर वो आदत लगेगी मार्केट में नहीं जाने की। ये भी एक आदत है, मार्केट में जाने की सिर्फ आदत नहीं होती है, मार्केट में नहीं जाने की भी एक आदत होती है। तो वो आदत हमें ज्यादा लगेगी, कुछ नहीं करने की, ठीक है। सो फिर से मैं वही कहूंगा, आपका माइंडसेट जिस तरीके से है उसी तरीके के आप एक्शन करेंगे, और वही एक्शन जो है आपकी हैबिट बन जाएंगे, और वैसे ही आपका एटीट्यूड होगा, दैट विल डिफाइन यू एज एन पर्सन। आप कैसे इंसान हो ये वहां पे डिफाइन हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन योर एटीट्यूड। तो वो पॉजिटिव है, निगेटिव है, जो भी है, ये आपका एटीट्यूड डिसाइड करेगा। सो अगर फिर से मैं वही कहता हूँ, अगर आपको कुछ बदलाव लेके आना है, अपना माइंडसेट बदलिए, आपका माइंडसेट बदलिए, क्योंकि 90% चीजें आपके कंट्रोल में है जो आप बदल सकते हैं, लेकिन हमारा फोकस उस 10% पे होता है जो मेरे कंट्रोल में नहीं होता है। दो तरीके के इंसान है, एक जो सक्सेसफुल है, और दूसरा जो कभी डिसाइड ही नहीं कर पाया कि मुझे क्या करना है। ये दो तरीके के इंसान, वन who is successful, other the one who could not take any decision। ये दो तरीके के, आप देखिए आप कहाँ पे हो। दो तरीके के लोग होते हैं, एक जो रिस्क लेता है, और एक जिसको वो चीज बहुत ज्यादा रिस्की लगती है। ठीक है, हम जिस बिजनेस में है वो रिस्की बिजनेस है हमारा, ये रिस्क है। यहाँ पे जब हम एक कॉल पे जाते हैं, क्लाइंट से मिलते हैं हम, आपको भी पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं है कि सेल क्लोज होगा या नहीं, दैट इज अ रिस्क। ठीक है, वो रिस्क है, मुझे पता नहीं है कि कॉल क्लोज होगा या नहीं होगा, लेकिन वो रिस्क मुझे उठानी पड़ेगी ना। जब तक मैं वो रिस्क नहीं उठाता हूँ, मेरा बिजनेस कैसे होगा, मेरा इनकम कैसे होगा। कोई भी व्यक्ति जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको पता नहीं होता कि उसका बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, कितने साल चलेगा, वो पैसा कमाएगा या नुकसान में जाएगा, पता नहीं उसको, तो रिस्क है। ठीक है, लेकिन जो रिस्क लेते हैं, ठीक है, जो रिस्क लेते हैं वे सक्सेसफुल होते हैं। और जो कहते हैं कि यार ये तो बहुत रिस्क है, अब मुझे पता नहीं है जाने के बाद वो क्लाइंट क्या कहेगा। आजकल तो लोग कर ही नहीं, ले ही नहीं रहे इंश्योरेंस। और मैं किसी और से बात करता हूँ तो आपके ब्रांच में ऐसी बहुत सारी भटकते आत्माएं आपको मिलेंगी। फिर हम उसको पूछते हैं यार क्या है आजकल, क्या चले, बिजनेस हो रहा है, बोलता है यार किधर बिजनेस हो रहा है, कुछ भी बिजनेस नहीं हो रहा है। ठीक है, कुछ नहीं हो रहा है, बिजनेस ही नहीं है आज मार्केट में, मैंने तो जाना ही बंद कर दिया है। क्या करे जाके, लोग मानते ही नहीं है। तो फिर हमें क्या होता है ना, सेटिस्फेक्शन मिलता है। सेटिस्फेक्शन क्या मिलता है, उसका बिजनेस नहीं हो रहा है, मेरा बिजनेस नहीं हो रहा है। फिर वो आपको एक दो तीन एग्जांपल देगा कि देख वो लास्ट ईयर एमडीआरटी बन गया, इस साल तो कुछ भी नहीं है उसका बिजनेस, उसका ही नहीं हो रहा है। तो फिर हमें यहाँ और अच्छा लगता है, अरे वाह, वो तो लास्ट ईयर एमडीआरटी था, इस साल तो एमडीआरटी भी नहीं बना है, और बनने के चांसेस भी नहीं, उतना बिजनेस भी नहीं हो रहा है, उसको शॉर्टफॉल है उसको। अगर मेरा नहीं हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम मुझ में नहीं है, तो देर इज नो प्रॉब्लम इन मी, प्रॉब्लम मार्केट में है। ठीक है, तो मैं सही जा रहा हूँ, मैं सही जा रहा हूँ, किसी का नहीं हो रहा है, किसी का बिजनेस नहीं हो रहा है, मेरे कैसे होगा। और यही बात आप अपने डेवलपमेंट ऑफिसर को बताते हो, सर बिजनेस ही नहीं है मार्केट में, और आप बोल रहे हो कितनी पॉलिसी करेंगे, बिजनेस का किसका नहीं हो रहा है। और हम हमारी टीम में भी देखते हैं कि इसका इतना बिजनेस हुआ करता था, ये हर महीने इतनी पॉलिसी करता था, आज उसको कुछ भी नहीं हो रहा है, और हमें लगता है कि हाँ, वेरी गुड,
किसी का नहीं हो रहा है, मेरा भी नहीं हो रहा है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो प्रॉब्लम मार्केट में है। ये जब तक आप अपने आप को ये बताते रहेंगे, तब तक आप कभी आपका बिजनेस होगा ही नहीं, क्योंकि आप सेटिस्फाइड हो। ठीक है, आप रिस्क नहीं लेना चाहते। तो अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको रिस्क लेने की जरूरत है। ठीक है? ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने नहीं कहा है। ठीक है? ये एक व्यक्ति है, उसका नाम भूल रहा हूँ, या मैंने कल ही उसका वीडियो देखा था, लेकिन उसका नाम भूल रहा हूँ। मैं उसका वीडियो भेज देता हूँ आपको। बहुत वो एक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर है, जो मुंबई में 500 रुपये लेके आए थे, और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में उन्होंने काम किया, जॉब किया उन्होंने वहां पे। सब कुछ सही चल रहा था उनका, और एक दिन उन्होंने जॉब छोड़ के बिजनेस स्टार्ट किया। थायरोकेयर नाम की उनकी कंपनी उन्होंने स्टार्ट की, जो कंपनी हाल ही में उन्होंने बेची है 5,000 करोड़ में। ठीक है, तो उनका जो जर्नी है 500 रुपए से लेकर 5,000 करोड़ का जो जर्नी है उनका, जो उन्होंने बताया, उसमें ये कुछ पॉइंट्स उन्होंने बताए थे जो मुझे बहुत अच्छे लगे, इसलिए मैं ये आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, तो मैं उसका उनका अगर वीडियो मिलता है मुझे बाद में, तो मैं आपको भेज देता हूँ। सो चेंज योर माइंडसेट टू चेंज योर लाइफ। अगर आप अपनी माइंडसेट नहीं चेंज करेंगे, तो आपकी जिंदगी बदलने वाली नहीं है। द ओनली पर्सन होल्डिंग यू बैक इज यू। जो आपको रोक रहा है ना, वो सिर्फ आप ही हो। इसलिए मैंने कहा था शुरुआत में, गेट आउट ऑफ योर वे। अपने रास्ते से हट जाइए, क्योंकि आप ही अपने रास्ते में रुकावट बन के खड़े हैं। जब तक आप नहीं हटेंगे, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। या जो आपकी इच्छा है, जो आपकी डिजायर है, जो आपको करना है, आप नहीं कर पाओगे जब तक आप अपने रास्ते से नहीं हटेंगे, तब तक। तो पहला काम है, रास्ते से हटिए। ठीक है? क्या हो रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं, उससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको सिर्फ एक बात से फर्क पड़ना चाहिए, क्या मेरा बिजनेस हो रहा है? क्या जो मैं कमाना चाहता हूँ, क्या मैं उतना कमा पा रहा हूँ? क्या मुझे अपने आप के कुछ बदलाव लेके आना पड़ेगा? क्या जिस तरीके से मैं कॉल करता हूँ, उन तरीकों को मुझे बदलना पड़ेगा? क्या जितने कॉल्स मैं करता हूँ, उसका नंबर मुझे बढ़ाना पड़ेगा? मैं कहाँ जाके और लीड्स जनरेट कर सकता हूँ? इस बात पे आपका फोकस होना चाहिए। ठीक है, ना कि ये लोग, मार्केट ही ऐसा है, मार्केट ही वैसा है, लोग तो ले नहीं रहे हैं, लोग तो ये कह रहे हैं, किसी का बिजनेस नहीं हो रहा है। ठीक है, एलआईसी का मार्केट शेयर नीचे आ रहा है, तो अब क्या होगा? ठीक है, इससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फिर जैसे मैंने आपको कहा था, पहले 6 महीने में 4,500 करोड़ का कमीशन लोगों ने कमाया है। किसी न किसी तो कमाया है, आप ही के किसी साथी ने कमाया है। तो अगर वो कमा रहे हैं और आपकी जेब में पैसा नहीं आ रहा है, तो गलती उनकी नहीं है ना, गलती आपकी है। क्योंकि वो तो 4,500 करोड़ को ही तो कमा के बैठ रहा है। और ये न्यू प्रीमियम की बात कर रहा हूँ मैं, रिन्यूअल की भी नहीं बात कर रहा हूँ। वैसे एलआईसी हर साल रिन्यूअल और न्यू प्रीमियम, न्यू बिजनेस को ले का टोटल जो कमीशन डिस्ट्रीब्यूट करती है, रिन्यूअल कमीशन प्लस ये जो न्यू बिजनेस आता है उस साल का, तो ऑन एन एवरेज 20,000 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूट होता है। 20,000 करोड़ साल में कमीशन डिस्ट्रीब्यूट होता है। तब आप सोचिए, आपके जेब में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और फिर आप सोचिए कि मार्केट में बिजनेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो ये जो आपकी सोच है ना, इसको बदलने के बजाय आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा ये आपकी जो सोच है ना, ये आपको रोक रही है। उस सोच को सबसे पहले हटाइए। ठीक है, ऐसे लोगों से बात कीजिए जो आपको एनकरेज करते हैं, जो आपको कुछ पॉजिटिव बताएंगे कि हाँ जा, मार्केट में बिजनेस है। ऐसे लोगों से मत बात कीजिए जो आपको कहेंगे यार किधर जा रहा है मार्केट में, कहाँ बिजनेस रखा है, मैं तो सोच रहा हूँ म्यूचुअल फंड की एजेंसी ले लूं। ठीक है, वहां पे भी कुछ नहीं कर रहे, और वहां पे भी प्रॉब्लम है कि ना उधर हो रहा है ना इधर हो रहा है, कहीं पे भी नहीं हो रहा है। तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। जब तक आप अपना माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे, आपका बिजनेस चेंज नहीं होगा। इंग्लिश में एक वर्ड है जिसको कहते हैं सेल्फ सैबोटेज। ठीक है, सेल्फ सैबोटेज। ठीक है, अब सेल्फ सैबोटेज का मतलब क्या होता है? कि सेल्फ सैबोटेजिंग का अर्थ ये है कि जब आप स्वयं के सपनों और लक्ष्यों के बीच में बाधा बनकर खड़े हो जाते हो। ठीक है, ये उसका अर्थ होता है, जिसको कहते हैं सेल्फ सैबोटेज। में अपनी ही इच्छाओं को मार रहा हूँ। ठीक है, क्यों मार रहा हूँ? क्योंकि मैं ही रुकावट बन के खड़ा हूँ वहां पे, मैं ही उन्हें पूरा नहीं होने दे रहा हूँ।
तो स्वयं के सपनों और लक्ष्यों के बीच में बाधा बनकर खड़े रहना, इसको कहते हैं सेल्फ सैबोटेज। ठीक है, अब ये हम करते कैसे हैं? ठीक है, मतलब करते कैसे, जानबूझ के तो हम नहीं करते। ठीक है, क्योंकि शायद आपने ये वर्ड पहले कभी सुना नहीं होगा, और शायद आपको पता भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ होता है, क्योंकि हम अनजाने में करते हैं। हम जानबूझ के कोई चीज नहीं करते, हम अनजाने में करते हैं। तो सेल्फ सैबोटेजिंग का मतलब क्या होता है? हम कैसे करते हैं? हम अपने आप की रास्ते में हम कैसे रुकावट बन के खड़े होते हैं? एक होता है जिसको हम कहते हैं सेल्फ पिटी, अपने आप पे दया कर। ठीक है, ये मेरा नसीब ही ऐसा है, मैं करता हूँ लेकिन मुझे बिजनेस नहीं मिल रहा है, मेरे ग्रह ही ऐसे है। ठीक है, मेरे नसीब में ही नहीं है। सेल्फ पिटी। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो रहा है। सेल्फ पिटी। जितनी दया आप अपने आप को दिखाओगे उतना ही नीचे आप अपने आप को लेके जाओगे। ठीक है, सेल्फ पिटी। फिर हो सकता है आप किसी के पास जाओ, वो कहे भाई साहब आपके तो ग्रह अच्छे नहीं है। ठीक है, आपके ग्रहों की तो शांति करनी पड़ेगी। ठीक है, तो फिर आप खुश हो जाएंगे क्योंकि आपको वही सुनना है उससे। ठीक है, अगर आप किसी के पास भी जाते हो तो वो आपको कोई कोई नहीं कहेगा आपको अरे क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ तो ठीक चल रहा है, आपको क्या प्रॉब्लम लग रहा है? क्योंकि उसको उसका बिजनेस दिख रहा है ना। जब आप आओगे तो वो तो आपको कहेगा ये राहु इधर है, वो केतु उधर है, वो शनि इधर है, और आपको क्या करना है? आपको भाई साहब शांति करवानी पड़ेगी, और आप उसके लिए पैसा खर्च करेंगे। और फिर आप सोचोगे अभी तो मेरे ग्रह की दिशा बदलेगी। फिर आप अखबार में पढ़ोगे कि इस राशि का इस तारीख के बाद से क्या है, फल प्राप्ति हो जाएगा। ठीक है, क्या आज तक कभी हुआ है ऐसा किसी का? आप सोच के देखिए, क्या कभी हुआ है ऐसा करने से किसी का? कुछ नहीं होता। ठीक है, चाहे तो आप अंगूठी अभी पहन लो। ठीक है, कुछ नहीं होता। जितना आप खुद को दया दिखाओगे उतना आप खुद को नीचे लेके जाने वाले हो। और उस कारण से आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि फिर आपका एक माइंडसेट बन जाता है यार मैं कोशिश करता हूँ लेकिन होता नहीं है, मेरे ग्रह ही ऐसे है, मेरा नसीब ही ऐसा है। प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब क्या है? कि आज का काम कल करना। ठीक है, आज जाने दो कल देखते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, मुझे इमीडिएटली बनना है, मैंने कब कहा नहीं बनना है? सर मैं बनूंगा लेकिन अगले साल। ठीक है, अगले साल बनूंगा, इस साल तो नहीं। फिर अगले साल भी मैं वही लास्ट में कहूंगा सर इस साल नहीं हो पाया लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं सर, अगले साल दोनों। ऐसे कितने साल गए हैं? ठीक है, ऐसे कितने साल गए? अगर आपको एमडीआरटी बनना है तो आपको किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं, आप बन जाओगे। या आपको किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है। और ऐसा नहीं कि एमडीआरटी दिसंबर में नहीं बनते लोग, दिसंबर में भी एमडीआरटी बनते। मेजर तो लास्ट लास्ट में ही बनते। प्रोक्रास्टिनेशन मतलब जाने दो, कल देखते हैं, परसों देखते हैं, फिर जाता हूँ मैं उधर, उधर जाना है, मुझे उस स्कूल में जाना था, स्कूल के प्रिंसिपल को मिलना था कि वहाँ पे उनके स्टाफ के लिए कुछ प्रेजेंटेशन कर सकता हूँ क्या? फिर मैं सोचता हूँ यार अभी तो प्रिंसिपल बिजी होंगे, स्कूल तो शुरू होगा। या फिर मैं सोचता हूँ अभी तो लंच टाइम है, अभी जाके क्या करूंगा मैं, अभी तो वो मिलेंगे नहीं, फिर उधर जाके 1 घंटा बैठना पड़ेगा। तो चलो कल जाते हैं। क्लाइंट को अभी फोन करूँ क्या? अभी फोन करूंगा तो क्या फ्री होगा या अभी बिजी होगा? फिर वो कहेगा कि बाद में कॉल करो, तो इससे अच्छा है बाद में ही करता हूँ। प्रोक्रास्टिनेशन। ठीक है, बाद में, और जब ये बाद में होता है ना, बाद में कभी नहीं होता। कभी नहीं होता बाद में। तो जो जिस वक्त काम करना है उस वक्त वो करना पड़ेगा, उसको आगे करके कभी नहीं होता। ठीक है, जाके आइए उस प्रिंसिपल को मिल के आइए, अगर वो फ्री है तो बात करेगा आपसे, या फिर वो कहेगा कि सॉरी आज नहीं मिल सकता, कल आ जाइए, ओके नो प्रॉब्लम, कल जाते हैं। लेकिन जाके आइए तो सही। ठीक है, कॉल कीजिए। अगर वो बिजी है तो आपको बताएगा ना कि भाई साहब मैं अभी बिजी हूँ, आप एक काम करो शाम को कॉल करो या कल कॉल करो, बताएगा आपको। सो प्रोक्रास्टिनेशन ये एक चीज है जिसकी वजह से हम अपने आप के सपनों के सामने या अपने सक्सेस के बीच में आप रुकावट बन जाती है, क्योंकि मैं करता ही नहीं हूँ, मैं बाद में ये महीना जाने दो, अगले महीने देखते हैं, नए साल से नई शुरुआत करते हैं। ये भी शायद कुछ लोग अपने आप को समझा रहे होंगे कि ये साल तो ऐसे ही गया, 2024 तो बहुत बेकार गया। ठीक है, 2025 से नया स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नया साल नया स्टार्ट। जैसे क्लाइंट कहता है ना हमें कि अगले साल करते हैं,
ठीक है, नए साल में नया शुरुआत करते हैं, अभी तो कुछ नहीं करना। ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा सोचना, सिर्फ सोचते रहते, करते कुछ नहीं। ओवर थिंकिंग ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है हमारा, कि क्या होगा, इसका क्या होगा, हमें खुद के बिजनेस की टेंशन नहीं है, एलआईसी का क्या होगा उसका टेंशन है। ठीक है, बहुत ज्यादा सोचते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है ना, कुछ एक्शन ही नहीं करते, सिर्फ सोचते रह जाते, ओवर थिंकिंग, ये कारण है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट कारण मुझे लगता है। ठीक है, दो कारण मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगते हैं, सेल्फ पिटी, और दूसरा थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट बिफोर टेकिंग एक्शन। रिजल्ट पहले सोचता हूँ मैं, फिर उसके ऊपर डिसाइड करता हूँ कि एक्शन करना है नहीं करना। ठीक है, मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था, मैंने पहले भी बताया था कि मैंने क्या किया है, मैंने डॉक्टर्स का लिस्ट निकाला है, फिर मैंने उनको लेटर भेजा है, ये सब कुछ मैंने किया। मैं कितनी बार मैंने बताया कि मैं हर महीना मेरे क्लाइंट के लिए वेबिनार करता हूँ, मैं मेरे क्लाइंट को न्यूज़ लेटर, मैं अलग अलग तरीका करता हूँ क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए। मैं हर महीने न्यूज़ लेटर भेजता हूँ, और पिछले 3 महीने से मैं न्यूज़ लेटर आप लोगों को भी भेज रहा हूँ। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि हम ये डिसाइड करते हैं, पहले पहले हम रिजल्ट डिसाइड करते हैं। अगर मुझे मुझे कोई मीटिंग अरेंज करनी है, वेबिनार अरेंज करना है, तो कब अरेंज करूँ? संडे को ही लोगों को छुट्टी होती है, तो ओके चलो ठीक है, संडे को करते हैं। लेकिन क्या लोग आएंगे? अगर मैं बुलाऊंगा कि तो लोग आएंगे? लोग अगर पहले बोलते हैं आता हूँ, फिर बाद में कोई नहीं आता है, ठीक है, फिर क्या होगा? फिर अगर कोई नहीं आया, फिर 4-5 ही लोग हो जाएंगे, तो क्या होगा? आज ये मैंने सेशन अरेंज किया, मुझे पता है कितने लोग आएंगे, मुझे पता नहीं कितने लोग आएंगे। ठीक है, मुझे कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं होता कि 300 आनी चाहिए, 400 आनी चाहिए, 500 आनी चाहिए, मुझे पता ही नहीं है कितने लोग आ रहे हैं। अब ये सोच के अगर मैं ये कहूंगा कि यार मीटिंग करते हैं, लेकिन पता नहीं है, मंथ एंड है, 30 तारीख है, पता नहीं कितने लोग आएंगे। ठीक है, तो मेरा सिंपल ही हिसाब होता है, जिसको आना है आ जाए, जिसको नहीं आना है वो नहीं आएगा। मैं किसी भी दिन रखूंगा, तो वो तभी वो नहीं आएगा जिसको नहीं आना है, तो जिसको आना है वो आज भी आ जाएगा। ठीक है, सो थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट बिफोर टेकिंग एक्शन। तो मैं जाऊंगा, कॉल करूंगा, फिर लोग आजकल मना ही कर रहे हैं, कोई कर नहीं कर रहा, तो करने से फायदा क्या है? ठीक है, मैं फिर वो डॉक्टर का लिस्ट निकालूंगा, फिर उनको लेटर भेजूंगा, वो लेटर पढ़ेगा क्या? और लेटर पढ़ने के बाद वो क्या अपॉइंटमेंट देगा? फिर क्या वो मेरा फोन उठाएगा? ठीक है, तो फिर ये अगर नहीं करना है, तो फिर करने से मतलब क्या है? हम पहले रिजल्ट को देखते हैं, और रिजल्ट डिसाइड करते हैं कि नहीं ये ऐसे ही होगा, और फिर हम बैकएंड में आके क्या करते हैं? कोई या नहीं आता है, यार वेबिनार में कोई नहीं आता है, मेरे 700 क्लाइंट है, कितने लोग आते हैं? 30-40 लोग आते हैं, क्या फर्क पड़ता है मुझे? कुछ नहीं, जितने आते हैं उतने आते हैं। लेकिन मेरा इंटेंशन ये नहीं कि मेरे क्लाइंट आए, मेरा इंटेंशन ये कि किसी को भेजे, और वहीं से मुझे हर महीना 2-3 क्लाइंट, जैसे मैंने आपको कहा, 2-3 क्लाइंट तो एवरेज मुझे मिल जाते हैं, मेरा काम हो गया ना। तो फिर मैं ये कहाँ पे देख रहा हूँ कि 30 लोग आ रहे हैं, 40 लोग आ रहे हैं? मेरा फोकस कहाँ पे है? वो 2-3 नया लोग आना ही चाहिए, उसमें कुछ तो कन्वर्जन होना चाहिए, और रेफरेंसिंग पे मेरा कन्वर्जन 100% है। अगर रेफरेंस मिला ना मुझे, मैं उसको 100% क्लोज करता हूँ। तो मैं क्यों कोल्ड कॉल करूँ? क्यों कोल्ड कॉल करूँ? मुझे जरूरत नहीं कोल्ड कॉल करने की, मैं इसी के ऊपर काम करता हूँ ना, क्योंकि श्योर शॉर्ट बिजनेस है मेरा वहां पे। तो मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मैं न्यूज लेटर भेजूंगा, कितने लोग पढ़ेंगे? यार कोई पढ़ता है क्या न्यूज लेटर? और वो भी 7-8 पेज का न्यूज लेटर, कोई पढ़ता है क्या? कोई नहीं पढ़ता है यार न्यूज लेटर, और प्रैक्टिकली नहीं पढ़ते लोग। ठीक है, लेकिन तो क्या अब उससे क्या मैं भेजना बंद करूँ? क्योंकि ये एक जरिया होता है क्लाइंट को कम्युनिकेट करने का मेरे लिए, और जब मैं उनसे मिलता हूँ तो मैं उनको पूछता हूँ, सर पढ़ा था न्यूज लेटर? अरे वो न्यूज लेटर मैंने भेजा था ना सर, आपने नहीं पढ़ा? और बोलते, अरे नहीं भेजा था क्या? ओके सॉरी, नहीं मैंने नहीं पढ़ा। तो बोले, सर एक बार देख लो ना, आप देखते नहीं हो क्या? मैं ऐसे भी पूछता हूँ, तो पढ़ा करो सर, आप ही के लिए भेज रहा हूँ। तो वो बोलते, अरे यार नहीं नहीं पढ़ता हूँ पढ़ता हूँ। ये भी होता है, लेकिन मुझे बोलने का मौका मिल गया ना उसको, कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ आपके लिए, या मैं आपको कुछ नहीं दे रहा हूँ, और सब कुछ दे रहा हूँ आपको मैं। ठीक है, मैं रिजल्ट के बारे में चिंता नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कितने लोग आएंगे नहीं आएंगे, मुझे पता नहीं, और मुझे उसकी फिक्र नहीं। जितने आते हैं उतने लोगों से एक साथ काम शुरू कर जाता है। आप कंसिस्टेंटली काम करना शुरू करोगे तो ही ये काम होगा, वरना नहीं। कंसिस्टेंसी,
बस। आपको क्या लगता है कि जब मैंने शुरुआत की थी तो बहुत सारे लोग आ रहे थे? नहीं। लेकिन अगर 4-5 लोगों के साथ मैंने शुरुआत की और अगर मैं ये सोचता यार कौन नहीं आ रहा है यार, क्या क्या करके भी फायदा क्या है इसका, कोई नहीं आ रहा है, ये क्या 5-10 लोगों के लिए करना, क्या मतलब बनता है उसका? ठीक है। तो शायद आज जो बिजनेस मुझे मिल रहा है या जो रेफरेंसिंग के थ्रू मुझे नए लोग मिल रहे हैं वो नहीं मिलते मुझे। ठीक है। कम से कम मैं जो उनको भेज देता हूँ वो अपने कुछ दोस्तों को भेज देते हैं, या उनको अगर कुछ अच्छा लगे तो किसी को भेज देते हैं। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि मेरा जो क्लाइंट है, एक एक जो मेरा क्लाइंट है, वो मुझे कितने और लोगों तक पहुंचा सकता है। ठीक है। अगर किसी को न्यूज लेटर अच्छा लगता है तो भेज देते हैं, किसी को हम भेजते नहीं क्या, कुछ अच्छा लगा तो हम फॉरवर्ड कर देते हैं, तो ऐसे वो भी कर देते हैं। और उसमें वो न्यूज लेटर में अगर आप देखोगे, लास्ट पेज पे मेरा प्रोफाइल होता है। ठीक है। वो मेरा प्रोफाइल होता है लास्ट पेज पे। ठीक है। तो अगर किसी को अच्छा लगता है, अगर मुझे किसी को कांटेक्ट करना है, तो वैसे भी तो मेरा मार्केटिंग ही हो रहा है ना। तो मान के चले 750 में से 10 लोग भी अगर भेज रहे हैं हर ये महीने में किसी को, अपने दोस्त को या रिश्तेदार को, मेरी रीच तो बढ़ रही है ना। कम से कम मेरा नाम तो जा रहा है उनके पास। तो मेरा इंटेंशन वो है, मेरा इंटेंशन ये नहीं कि न्यूज लेटर भेजने के बाद मुझे कोई, क्योंकि उससे कोई लीड जनरेशन होने वाला नहीं है, ये तो मेरे लिए क्लियर है। उस एक्टिविटी से लीड जनरेशन के लिए नहीं है। ठीक है। हाँ। लेकिन मेरे रीच बढ़ाने के लिए जरूर है। ठीक है। उसके लिए मैं करता हूँ, मैं ये चिंता नहीं करता हूँ। तो सोचिए मत कि क्या होगा, लोग आएंगे नहीं आएंगे, क्या होगा, जाऊंगा तो क्या होगा। हमारा काम क्या है? काम करना, जाना, मार्केट में लोगों से मिलना। जितने ज्यादा लोगों को आप मिलोगे उतना आपका बिजनेस होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा। बस यही हमारा बिजनेस है और कुछ नहीं है। ठीक है। और खुद को ये मत समझाइए कि यार मेरा नसीब ऐसा ही है, मेरे साथ ही होने वाला था, ये ऐसा ही चलेगा। ठीक है। मेरे ही कुंडली में लिखा है कि इस साल तो कुछ होने वाला नहीं है, अगला साल मेरे लिए है, फिर इंतजार करो, ग्रहों की शांति करो, कुछ नहीं होने वाला है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। सब कुछ आपके हाथ में है, सब कुछ आपके दिमाग में है। उसको क्लियर कीजिए, उसको क्लियर करके मार्केट में जाइए, काम होगा। अगर नहीं हो रहा है तो अप्रोच चेंज करो ना, उसको बदलो। जिस तरीके से समझा रहे हो आप, उससे अगर वो नहीं मान रहा है आपका क्लाइंट, उसको बदलो ना, उस अप्रोच को बदलो आप। तभी तो होगा, वरना नहीं होगा। तो बदलाव क्या लेके आना है जिंदगी में, ये भी तो समझना पड़ेगा ना। ठीक है। सो इन कारणों की वजह से हम अपने सपनों के बीच या अपने गोल्स के बीच में खुद रुकावट बन के खड़े रहते हैं। ये करना बंद करो। ठीक है? अब एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, महेंद्र सिंह धोनी का। तो जब उनको एज अ कैप्टन अपॉइंट किया गया था, तो एक बहुत ही अनकन्वेंशनल कैप्टन जिसको कहते हैं, कि कुछ नए अलग ही चीजें वो कर रहे थे। और जो एस्टेब्लिश या ट्रेडिशनल तरीके से जो कैप्टनसी की जाती थी वो बिल्कुल अलग तरीके से कर रहे थे। तो जो हमने पहला वर्ल्ड कप जीता था 2020 का, वो भी तो पहला ही वर्ल्ड कप था 2020 का जो हमने जीता था। तब बहुत सारे एस्टेब्लिश प्लेयर्स जब तब थे, उन्होंने जाने से मना कर दिया था कि क्या T20 में कौन खेलेगा। ठीक है। उन्होंने मना कर दिया था, तो उनको रिस्क लग रही थी वहां पे। ये काफी सारे नए खिलाड़ियों को लेके गया वहां पे। तो महेंद्र सिंह धोनी ने कभी भी ये ध्यान नहीं दिया है कि मतलब लोग क्या कहते हैं या लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, उसके तरफ उसने ध्यान नहीं दिया। आज उसका रिकॉर्ड भी नहीं कि उसने इतने सारे रन बनाए, उसका नंबर टॉप 5 बैटर में है या ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, आज हम मानते हैं कि उसके उसके जैसा कैप्टन नहीं है आज तक, ये लोग कहते हैं। क्योंकि अगर वो उनके बारे में ही सोचता रह जाता तो कभी वो सक्सेसफुल कैप्टन नहीं बन पाता। क्योंकि उसने उसके काम पे तरफ ध्यान दिया, उसने पूरा फोकस काम की तरफ लगाया था उसको। ठीक है। तो वहां से नहीं हटा। तो हमें भी तो यही करना है। ठीक है। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है, आप क्या कह रहे हो, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। ठीक है। नई चीजें ट्राई करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। नया कुछ करना, नया मार्केट क्रिएट करना, नए तरीके से कम्युनिकेट करना लोगों से, नए नए रास्ते ढूंढना, क्या कर सकता हूँ मैं। इतने सारे टेक्नोलॉजी हमारे सामने आज अवेलेबल है, हमारे पास अवेलेबल है। उसमें से बहुत कुछ फ्री में है। ये मुझे नहीं आता है, ये आप छोड़ दीजिए। ठीक है। ये मुझे नहीं आता है, ChatGPT मुझे नहीं आता है, यूट्यूब पे जाओ सीखो। ठीक है। बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, क्या सीखने के लिए कितना समय लगता है उसको। करो, कोशिश करो, क्या होगा, गलत होगा ना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। लेकिन 4-5 बार कोशिश करोगे तो हो ही जाएगा ना, आएगा, आ ही जाएगा।
ठीक है, मैं मैसेज कैसे बनाऊं मुझे समझ में नहीं आता है, करो, ट्राई करो, किसने मना किया आपको? ठीक है, आदत क्या लगी है ना, रेडीमेड की आदत लगी है, मुझे रेडीमेड दो, ये बना के दो फिर मैं भेजूंगा, मैसेज बना के दो फिर मैं भेजूंगा। ठीक है, रेडीमेड चाहिए। और वो फिर सिर्फ भेजने के बाद हम चुप बैठ जाते हैं और हम इंतजार करते हैं। अब मैंने इमेज लगाते स्टेटस पे, अब लोग मुझे कॉल करेंगे, कोई नहीं कॉल करेगा आपको। वो लीड जनरेशन के लिए है ही नहीं, वो तो सिर्फ आपका ब्रांडिंग के लिए है कि आप मार्केट में अवेलेबल हो, आप ये काम करते हो, ये सिर्फ लोगों को बताने के लिए है। वहां से लीड जनरेशन नहीं होगा, वहां से आपको कॉल नहीं आने वाले। और वहां पे भी हम क्या करते हैं, 10-12 इमेजेस लगा के रखते हैं। मैं कितने साल से कह रहा हूँ, एक इमेज लगाओ, जो मैसेज देना है एक ही मैसेज दो, उसको कंफ्यूज मत करो। ये 10-12 इमेजेस लगा के लोग नहीं देखते उसको। कितने लोग सुन रहे, कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं सुन रहा। वही देख रहा हूँ मैं, 10-12 इमेजेस होते हैं स्टेटस पे। ठीक है, तो क्लाइंट को क्या लगेगा, क्या क्या पढ़ूं मैं आपका, कितने इमेजेस देखूंगा, और रोज रोज अगर इतनी इमेजेस मैं नहीं देख सकता आपके, तो मैं जैसे आपका नंबर आता है मैं स्किप कर दूंगा, चला जाऊंगा मैं आगे, क्योंकि मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है? तो एक दे दो मुझे, उतना ही मैं टाइम होता है मेरे पास, मैं उतना पढ़ लेता हूँ। आपको अगर लगता है कि क्लाइंट आपके 12 इमेजेस देख रहा है तो कुछ नहीं होगा। ओके, सो टर्न आई कांट इनटू आई विल, ये बदलना जरूरी है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको कहा मुझे ये नहीं आता है, मुझे वो नहीं आता है, ये ये अपने आप को कहना बंद करो। ठीक है, मुझे नहीं आता है, ये बंद करो। ठीक है, आज तक मैंने 3 बार मेरे कंसल्टेंसी का नाम चेंज किया। जब मैंने शुरुआत की थी तब नाम था कैटलिस्ट। ठीक है, उसका मैंने एक वेबसाइट बनाया था, वो वेबसाइट एक मुंबई के एक कंपनी के थ्रू मैंने बनवाया था। ठीक है? 1 साल के बाद वो गायब हो गए, और तब मुझे कुछ भी पता नहीं था कि ये वेबसाइट क्या होता है, डोमेन नेम क्या होता है, मुझे दोनों में फर्क ही नहीं समझ में आ रहा था कि क्या है। तो डोमेन नेम उसके नाम पे लिया था। ठीक है, वेबसाइट होस्ट उसके नाम पे हो गई थी, मेरा नाम कहीं पे भी नहीं था। ठीक है, तो फिर अगले साल मैंने उसका रिन्यूअल भी दे दिया उसको, 6,500 रुपये, और उसके बाद वो गायब हो गए। अब मेरे पास ना नाम था ना कुछ था, क्योंकि जिस नाम से मैं ऑपरेट कर रहा था वो नाम ही हट गया। तो फिर थोड़ी जानकारी लेने के बाद मुझे पता चला कि एक व्यक्ति ने मुझे पूछा कि तुम्हारा डोमेन नेम तुम्हारे पास है तो तुम दोबारा वेबसाइट बना सकते हो। मैंने बोला उसको वो क्या होता है? उसने कहा वो जो तुम्हारा है ना catalyst.com, वो तुम्हारा डोमेन नेम है। मैंने बोला वो मुझे पता नहीं कहाँ से लिया। तो उसने पूछा कि तुम्हारा नाम पे लिया है क्या, तुमने तुम्हारा ईमेल आईडी दिया था क्या? मैंने बोला मुझे कुछ भी पता नहीं। तो उसने कहा कि अब वो गया। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने नया एस्टेब्लिश किया, मनी गाइड। अब फिर मैंने एक सोचा कि चलो खुद कुछ करके देखते हैं। तो मैंने 3 दिन का एक प्रोग्राम किया था कि बेसिक समझ में आया मुझे कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं। तो उसके ऊपर थोड़ा सा स्टडी करके, थोड़ा सा कुछ ट्रायल एंड एरर के बेसिस पे मैंने खुद का वेबसाइट बनाया। तब से मैं खुद का 2015 से मैं वेबसाइट खुद का बनाता हूँ। आज जो 2015 में मुझे पता था उससे कई गुना आज मुझे पता है, क्योंकि तब एक बेसिक की वेबसाइट मैंने बनाई थी। तो उसके बाद मैंने नाम मनी गाइड के नाम से मैं ऑपरेट कर रहा हूँ। फिर 2018 में मैंने आरआई का लाइसेंस ले लिया, रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। ठीक है, वो मैं बन गया सेबी के अंडर। तो मेरे नाम पे जो भी लाइसेंस थे सारे सरेंडर कर दिए मैंने, और मैं आरआई बन गया। 2021 में उन्होंने इतने रूल्स टाइट कर दिए कि मुझे काम करना वहाँ पे, मतलब इंडिविजुअल जैसे मेरे जैसे आरआईज है उनको काम करना मुश्किल हो गया। तो काफी लोगों ने रिजाइन किया, मैंने भी रिजाइन किया। अब क्योंकि वो आरआई की आइडेंटिटी थी मनी गाइड, तो वो भी मुझे छोड़ना पड़ा। तो आज जो है एजी फिनसोल के नाम से मैं ऑपरेट कर रहा हूँ। तो 12 साल में 3 बार मैंने नाम बदला। ठीक है, वो सिचुएशन वैसे क्रिएट हो गए थे मेरे सामने कि मुझे उसके अलावा कोई और रास्ता ही नहीं था, लेकिन क्या उससे मेरा बिजनेस कमा है? कुछ नहीं है। तो क्योंकि जो मुझे नहीं आ रहा था, मैं उसको सीखने की मैंने कोशिश की, आज भी मैं करता हूँ। मैं 100% कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ ऑनलाइन में, जो काफी लोगों को लगता है कि मुझे सब कुछ आता है, नहीं आता है मुझे। ठीक है, हाँ, आपसे शायद 1-2-3% ज्यादा मैं जानता हूँ, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि बहुत वास्ट है वो। उसमें आप सब कुछ नहीं सीख सकते हो, दुनिया जिंदगी भर आप नहीं सीख सकते हो, लेकिन हाँ जितना अपने काम की चीज है वो मैं जानता हूँ। सो ये नहीं आता है, वो नहीं आता है, ये कहना बंद करो, और आप क्या कर सकते हो ना उसके ऊपर ध्यान दो। सो छोटी छोटी आदतों से शुरू करो, सिंपल हैबिट्स, उससे शुरुआत करो, क्योंकि स्मॉल स्टेप्स लीड टू बिग विक्ट्रीज।
छोटी जो स्टेप्स आप लेते हो ना, वही उसी से आपको सक्सेस हासिल होगी। ठीक है, स्मॉल स्टेप्स। अब अगर मुझे अपनी हैबिट बदलनी है तो उसका एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ठीक है, तो पावर ऑफ वन। तो एक में क्या ताकत होती है? द पावर ऑफ वन। ठीक है, सो पावर ऑफ वन का मतलब क्या होता है कि जो ये एक चीज है कि जो हमारी आदतों को बदलने में हमें मदद करता है। ठीक है, सो पावर ऑफ वन क्या है? वन मोर कॉल। कि मान के चलिए पूरे महीने में अगर आप 20 लोगों को फोन कर रहे हैं। ठीक है, हर महीना 20 लोगों को फोन करते हैं। दिसंबर में एक और आदमी को फोन करो, 21 लोगों को फोन करो। ठीक है, वन मोर कॉल। अगर आप महीने में 10 लोगों को मिलते हो या 15 लोगों को मिलते हो, एक और मीटिंग करो एक्स्ट्रा, वन एक्स्ट्रा मीटिंग। अगर आप 10 लोगों को मिलते हो हर महीने में 11 लोगों को मिलो, दिसंबर में 11 लोगों को मिलो। या आप अगर 15 कॉल करते हो, 15 मीटिंग करते हो आप, तो 16 मीटिंग करो, एक बड़ा, सिर्फ एक। ठीक है, एक चीज एडिशन में करो, एक फोन कॉल और करो, एक मीटिंग और करो। ठीक है, आपने क्लाइंट से बात की है, आपने उसको समझाया, 2 मीटिंग भी आपके हो गए, लेकिन फिर भी वो नहीं मान रहा, एक बार वापस, एक बार वापस ट्राई करो उसको समझाने की। ठीक है, वन मोर, वन लास्ट टाइम, एक बार और ट्राई करो उसको समझाने की। वन मोर पॉलिसी। अगर आप महीने में एक पॉलिसी करते हो तो कोशिश करो कि दिसंबर में 2 पॉलिसी करें, एक ज्यादा करो। अगर आप 2 करते हो तो 3 करो, अगर 3 करते हो तो 4 करो, एक ज्यादा करो। दैट इज द पावर ऑफ। क्योंकि ये जो छोटी छोटी जो बदलाव आप अपने आप में लेके आएंगे, आप सोचिए उसके बारे में। आप एक कॉल ज्यादा कर रहे हो आदमी, एक करने में ज्यादा तकलीफ नहीं होती। अगर मान के चले आप 20 कर रहे हो कॉल महीने में, या आप 15 मीटिंग महीने में कर रहे हो, और मैं अगर आपको ये कहूँ कि नहीं 15 से कुछ नहीं होने वाला है आपका, आपको तो कम से कम 30-40 मीटिंग करने वाले हैं, आप कुछ नहीं करोगे। ठीक है, आप कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपको ओवर बर्डन लगेगा। आपको लगेगा यार 15 करो, ये डबल काम कौन करेगा। एक कर सकते हैं कि नहीं, एक ज्यादा करो। ठीक है, और इस एक की आदत को ना कंटिन्यू करो। हो सकता है आप सोचो कि दिसंबर में आपने 15 मीटिंग करते थे, आपने 16 मीटिंग कर लिया दिसंबर में। ठीक है, जनवरी में भी आपने 16 मीटिंग कर ली। अब फेब्रुआरी में सोचे चलो एक और बढ़ाते, 16 मीटिंग कर ले, आप 17 करते इसमें। ये जो बदलाव आप धीरे 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 करोगे ना, वो आपकी आदत बन जाएगी। अचानक से अगर आप कुछ बदलाव करने की कोशिश करते हो तो ना, नहीं होता है। ठीक है, पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, अचानक से मैं डिसाइड करता हूँ अभी तो मैं महीने में 20-25 लोगों को टेलीफोन करता हूँ अपॉइंटमेंट के लिए। और अब अगर मैं आपको बताऊं कि नहीं उससे कुछ नहीं होगा, दिन में 20 करने पड़ेंगे आपको, आप एक दिन नहीं करोगे। ठीक है, तो बदलाव जो होता है ना, वो धीरे धीरे, एक एक स्टेप, स्टेप बाय स्टेप चाहिए, स्टेप बाय स्टेप चाहिए। लेकिन इसको कंटिन्यू रखिए, कंटिन्यू कंसिस्टेंट रखिए इसको। ये अगर आप करते हो ना, तो ये धीरे 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 छोटे 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 जो स्टेप्स हम लेते हैं ना, इसका लॉन्ग टर्म में आपको ये कंपाउंडिंग की तरह है, देखिए। ठीक है, जैसे पैसा बढ़ता है कंपाउंडिंग की वजह से, तो ये भी उसी तरीके से कंपाउंडिंग है। ठीक है, एक चीज ज्यादा करो जो भी आप करते हो उससे। ठीक है, एक पॉलिसी करते हो तो कोशिश करो कि और एक पॉलिसी हो जाए। टेकिंग स्मॉल कंसिस्टेंट स्टेप्स कैन क्रिएट सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स ओवर टाइम। ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये आप में बदलाव हो चुका है। सिर्फ आपको कोशिश करनी है, एक और बढ़ा, एक और, एक और। ठीक है, और ये सिर्फ आपके लिए करना है। ठीक है, सो स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लीजिए। अगर आपको आदतें बदलनी है ना, तो छोटे छोटे स्टेप्स के साथ शुरुआत कीजिए। ठीक है, लेकिन उसको कंसिस्टेंट रखिए, कंसिस्टेंट रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर 15 कॉल आप कर रहे हो तो सबसे पहले तो 15 कॉल आपको करने पड़ेंगे हर महीना, फिर उसमें आप एक बढ़ा सकते हैं। 15 के 8 कर दिए आपने तो फिर वो कुछ फायदा नहीं है उसका, फिर कुछ नहीं होगा। फिर आप जहां पे हो वहीं पे रह गया। पावर ऑफ वन याद रखिए, एक में बहुत बड़ी ताकत होती है। दैट इज द पावर ऑफ वन। एक चीज ज्यादा, एक कॉल ज्यादा, एक मीटिंग ज्यादा, एक बार फिर से मैं ट्राई करता हूँ कस्टमर को कन्विंस करने के लिए, एक पॉलिसी ज्यादा करता हूँ। दिस इज द पावर ऑफ वन। ठीक है, अब
एक गोल सेट कीजिए दिसंबर महीने के लिए। ठीक है, दिसंबर महीने के लिए गोल सेट कीजिए कि आपको क्या करना है दिसंबर महीने। सो माई गोल फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर इज, आपका कुछ भी गोल हो सकता है, वो आपको डिसाइड करना है। ठीक है, लेकिन एक महीना ये करके देखिए, क्योंकि जब तक आप करके नहीं देखते तब तक आपको मेरी बातों पे भरोसा नहीं होगा। फिर ये सिर्फ खाली ज्ञान बन के रह जाएगा। हाँ, तो उस दिन मीटिंग ली थी, अच्छा बताया, इससे आपकी जिंदगी में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं अच्छा बता रहा हूँ या नहीं बता रहा हूँ, इससे आपकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप क्या इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उसके उसकी वजह से आपकी जिंदगी में फर्क पड़ने वाला है। ये बात ध्यान में रखिए। ठीक है, सो आप डिसाइड करो दिसंबर में आपका गोल क्या है। आप ये डिसाइड कर सकते हो कि दिसंबर में, हाँ ठीक है चलो, मैं एक पॉलिसी एक्स्ट्रा करता हूँ, या दिसंबर में मैं 5 पॉलिसीज करता हूँ। जो भी करना है आपको, आप डिसाइड करो। आप ये डिसाइड करो कि चलो, मैं अभी तक 15 मीटिंग करता आ रहा हूँ हर महीना, दिसंबर में मैं काम करता हूँ 2 मीटिंग ज्यादा करता हूँ। ये आप डिसाइड करो। या आप ये डिसाइड करो कि मुझे इतना प्रीमियम करना है दिसंबर में। आप डिसाइड करो क्या करना है। ठीक है, या आप डिसाइड करो कि नहीं, दिसंबर में मुझे इतना कमीशन कम है। ये डिसीजन आपका है, लेकिन एक महीना ये करके देखो, डिसाइड करो और फिर उसके पीछे पड़ो। जो आपको करना है, आपको रास्ता अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। अभी क्या होता है ना, गोल नहीं होता है हमारे सामने कोई। तो इस महीने मैंने बिजनेस किया तो भी ठीक है, नहीं किया तो भी ठीक है। ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस महीने अगर 5,000 का चेक आया तो भी ठीक है, अगर नहीं आया तो भी ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, गोल ही नहीं है हमारे सामने। तो गोल जिसकी हम बात करते हैं ना, हम जाके क्लाइंट को बोलते हैं सर आपका रिटायरमेंट प्लानिंग, आपके बच्चे को एजुकेशन प्लानिंग, सर आपके बच्चे की शादी है उसका प्लानिंग, सर उसके लिए तो आपको कुछ करना पड़ेगा। आपका गोल कहाँ है? क्योंकि हम क्लाइंट को जाके बोलते हैं कि सर आपके गोल के लिए आपको करना है, हमारा गोल का है। ठीक है, तो एक महीने के लिए करके देखिए, क्योंकि बिना के आपको समझ में आएगा। एक महीने के लिए करके देखिए, और अब आपको डिसाइड करना है। ठीक है, मैं आपको कोई फिगर नहीं बता रहा हूँ, ये आपका चॉइस है कि आपको क्या डिसाइड करना है। आप डिसाइड कीजिए मुझे इतने पॉलिसीज करने हैं, या आप डिसाइड करो मुझे इतनी मीटिंग्स करने हैं, या आप डिसाइड करो कि हाँ मैं इतना प्रीमियम करूंगा, या आप डिसाइड करो कि मुझे हाँ इतना कमीशन में कमाऊंगा दिसंबर में। और एक महीना रिलीजियसली, एक महीना जो डिसाइड किया ना उसको पूरा करने की 100% कोशिश कीजिए, तभी आपको वो रास्ता दिखेगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, सो स्टार्ट वेर यू आर, जहाँ पे हो आज वहां से स्टार्ट करो। यूज व्हाट यू हैव, जो भी नॉलेज है आपके पास उसका इस्तेमाल करो, और जो आप कर सकते हो ना करो। डू व्हाट यू कैन। आपको कोई भी नए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, आपके पास जितना नॉलेज है उतना काफी है। ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करो, लेकिन एक महीने के लिए। ठीक है, ये ट्राई करके देखो। ठीक है, अब देखिए जब मैं बात आपको बता रहा हूँ ना, तो यहाँ पे भी ठीक है आपके दिमाग में कुछ बातें आ रही होंगी, ये करने से क्या होगा, ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है, क्या आपको लगता है सारे के सारे लोग करेंगे जो अभी यहाँ पे मीटिंग में मौजूद है? नहीं करेंगे। मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा। मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ कि हर व्यक्ति जाके ये करेगा, नहीं करेगा, मुझे भी पता है। अब क्या, अगर मुझे पता है कि सब नहीं करेंगे तो क्या मैं बताना बंद करूँ? ठीक है, सो डिसीजन आपका है। देखिए, फाइनली जिंदगी आपकी है। ठीक है, परिवार आपका है, जो भी करना है आपको करना है, आपके लिए और कोई नहीं करने वाला। ठीक है, ओके, सो एवरी फेलियर इज अ स्टेप टुवर्ड सक्सेस। इस बात को याद रखिए। आप फेल हो रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि, ऐसा नहीं कि फेल्यूर और सक्सेस ये दोनों अपोजिट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम हमेशा कहते हैं कि सक्सेस का अपोजिट है फेल्यूर, तो फेल्यूर इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस। फेल्यूर इज द ऑनगोइंग प्रोसेस। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है आपके सक्सेस की जर्नी में। फेल्यूर तो आते ही रहेंगे ना, तो दिस इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। ये एंड नहीं है कि मैं फेल हो गया, दैट इज नॉट द एंड। तो ये आपकी जर्नी में, ये बाय डिफॉल्ट आने ही वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी तरीके से हार चुके हैं, नहीं, आपकी जर्नी कंटिन्यू है। तो नेवर थिंक दैट फेल्यूर हो गया मतलब अब मैं क्या करूंगा। सो एवरी फेल्यूर इज अ स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। तो एक आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, शायद आप लोगों ने सुना होगा इसका। ये जो क्रिकेट प्लेयर है, इनका नाम है मार्विन अट्टापट्टू।
जो श्रीलंका के भी कैप्टन भी रह चुके हैं। ठीक है। सो जब इनका पहली बार इनको टेस्ट मैच खेलने का मौका मिला श्रीलंका की तरफ से, ठीक है, पहली उनकी जिंदगी की पहली टेस्ट मैच, फर्स्ट इनिंग्स में 0 पे आउट हो गए, सेकंड इनिंग में 0 पे आउट हो गए, दोनों इनिंग में 0 पे आउट हो गए, पहला ही टेस्ट मैच था उनका। अब नॉर्मली क्या होता है, आप दोनों इनिंग्स में 0 पे आउट हो जाते हो, पहला टेस्ट मैच आपका कुछ आपने स्पार्क नहीं दिखाया, आपको ड्रॉप कर दिया, तो उनको भी ड्रॉप कर दिया। अब ड्रॉप करने के बाद क्या किया उन्होंने, जाके वापस प्रैक्टिस किया, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला। जैसे यहाँ पे अलग अलग होते हैं ना मैचेस, रणजी ट्रॉफी होती है, दुलीप ट्रॉफी होती है, तो लोकल मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट उन्होंने खेला, वहां पे बहुत रन बनाए। और फिर वो परफॉर्मेंस देके क्या हुआ, 21 महीने के बाद वापस सिलेक्टर्स ने उनको चांस दे दिया कि डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा खेल रहा है, इतने अच्छे रन बना रहा है, तो चलो वापस एक बार मौका देख के देते हैं। सेकंड चांस दिया उनको 21 महीने के बाद, फिर से वही, पहले इनिंग में 0, दूसरे इनिंग में 1 रन बना। ठीक है। फिर से ड्रॉप, फिर से उनको निकाल दिया टीम से। ठीक। उसके बाद वापस डोमेस्टिक क्रिकेट, वहां पे प्रैक्टिस किया, वहां पे रन बनाए, और फिर उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे फिर उनके बोर्ड ने 17 महीने के बाद उनको तीसरा चांस दे दिया कि चलो अभी तो डोमेस्टिक में अच्छा खेल रहा है, अच्छे रन बना रहा है, इनको और एक चांस दे देते हैं। फिर से वही, फिर से पहले इनिंग में 0, दूसरे इनिंग में 0। ठीक है। उसके बाद वापस टीम से निकाल दिया गया। उसके बाद 3 साल के बाद, ठीक है, 3 साल के बाद उनको वापस मौका मिला खेलने के लिए, मतलब फोर्थ चांस उनको मिला, चौथा चांस उनको मिला खेलने के लिए, और तब उन्होंने वहां पे रन बनाया। ठीक है। तब उन्होंने वहां पे रन बनाए। उन्होंने अपने करियर में 16 सेंचुरीज बनाई है टेस्ट क्रिकेट में, और 6 डबल सेंचुरीज बनाई है। वो श्रीलंका के बाद में कैप्टन भी थे। ठीक है। और ये सब कुछ उन्होंने जो किया, और सोचिए उस आदमी को टेस्ट क्रिकेट में दूसरा रन बनाने के लिए 6 साल इंतजार करना पड़ा। ठीक है। दूसरा रन बनाने के लिए 6 साल इंतजार करना पड़ा। और ये उनका जो स्ट्रगल है, ये उनका जो स्ट्रगल है, आप सोचिए क्या हम इतने फेलियर को एक्सेप्ट कर पाते, क्या हैंडल कर पाएंगे ऐसे फेलियर्स को हम। और फिर भी वापस जाके उन्होंने क्या किया, हर बार टीम से निकाल दिया, जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेल दिया, वहां पे अच्छा परफॉर्म किया, वापस आ गए, वापस 0 पे आउट, वापस टीम से निकाल दिया, वापस डोमेस्टिक क्रिकेट में गए, वहां पे प्रैक्टिस की, वहां पे अच्छे रन बनाए, वापस आ गए, वापस 0 पे आउट, 3 बार लगातार। लेकिन वो 3 बार वापस आने की जिद जो है, या कुछ करने की जिद जो है, चलो यहाँ पे नहीं वहां तो रन बना रहे होंगे, ठीक है, वो कितने लोगों में है? क्या वो आप में है? ठीक है, कि कितने फेलियर्स के बावजूद भी मैं वापस आता हूँ। ठीक है? सोचिए दूसरा रन बनाने के लिए 6 साल लगे, क्या इतना पेशेंस, क्या इतनी फेलियर्स हैंडल कर सकते हैं हम? ये सब आपके माइंडसेट पे डिपेंड है। मार्केट वही है। ठीक है, देखिए जिस टेस्ट मैच में उन्होंने खेला होगा, उस टेस्ट मैच में उनके टीम के बाकी खिलाड़ियों ने अच्छे रन स्कोर किए होंगे ना। पिच वही है, अपोजिशन टीम वही है, बॉलर भी वही है। ठीक है। अब क्या उन्होंने कहा कि नहीं ये तो मेरा नसीब ही खराब है, 3 बार टेस्ट में चांस मिला, 3 बार 0 0 0, दो दो इनिंग्स में, तो मेरा कुछ होने वाला नहीं है, मेरा नसीब ही बेकार है, कुछ नहीं होगा। ठीक है, इससे अच्छा तो डोमेस्टिक क्रिकेट ही खेल लेते हैं, चांस ही नहीं मिलेगा। नहीं, ये सारा कुछ जो है ना आपके माइंडसेट के ऊपर है कि आप क्या करते हैं। तो ये सेम हमारे लिए भी उतना ही लागू होता है। एक महीना अच्छा बिजनेस मिलता है, एक महीना नहीं मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी आपका बिजनेस खत्म हो गया। लेकिन वो भी डिपेंड, आप काम करते हो नहीं करते हो, काम करते हो तो बिजनेस तो जरूर आएगा। ठीक है। सो इंग्लिश में कोट है जिसको कहते हैं फॉल 7 टाइम्स राइज 8। ठीक है, 7 बार गिरोगे ना, तो भी 8वीं बार आपको वापस खड़ा होना है। ठीक है? और ये वो लोग होते हैं जिनके एग्जाम्पल्स हम सुनते हैं। फिर अमिताभ बच्चन है, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन है, या बाकी के जो लोग हैं, इनके एग्जाम्पल्स जो हम सुनते हैं ना, ये मार्गिन अट्टापट्टू का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया,
ये वो एग्जाम्पल बन के रहेगा आपको, जो 7 बार गिरने के बाद भी 8वीं बार खड़े हो सकते हैं, तो दे बिकम लेजेंड्स। ठीक है, क्योंकि उनका माइंडसेट अलग होता है, उनका सिचुएशन को अप्रोच करने का तरीका अलग होता है। और हम क्या बनते हैं, हम वो बनते हैं जो उस एग्जाम्पल को देखते हैं, उस एग्जाम्पल को पढ़ते हैं, उस एग्जाम्पल को समझते हैं और कहते हैं कि यार वाह क्या आदमी है। तो जैसे मैंने जो फर्स्ट पहले आपको कहा था कि भरत सर ने जो किया, क्या आप कर सकते हो? ठीक है, उन्होंने जिस तरीके से अपना बिजनेस खड़ा किया, क्या आपको कर सकते हो? हम सिर्फ ये कहते हैं कितना सक्सेसफुल एजेंट है, मुझे भी उनके जैसे बनना है। अगर उनसे जैसा बनना है तो जो उन्होंने किया है वो तो काम करो। काम नहीं करना और फिर मैं कहूंगा कि नहीं मुझे तो उनके जैसा बनना है, अभी तो उनका मतलब कितना अच्छा बिजनेस हो रहा है, आज हो रहा है, लेकिन इतने साल की जो उन्होंने मेहनत की है, हम उसको क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? ठीक है, तो जो भी आपका रोल मॉडल होगा, तो देखिए उसकी जो स्ट्रगल है वहां तक पहुंचने की, उसको देखिए, पहले वो काम कीजिए, फिर आप सोचिए कि हाँ मैं भी उनके जैसा बन सकता हूँ। बिना काम किए आप नहीं बन सकते। और लास्ट में एक ही चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, ओन योर जर्नी। ये जो आपकी जर्नी है एजेंसी की, ये आपकी ओनरशिप है। ओन योर जर्नी, नो वन एल्स विल डू इट फॉर यू। कोई और आके आपको ये नहीं करेगा, आपके लिए काम नहीं करेगा कोई और। बिजनेस आपका है, परिवार आपका है, पैसा आपको कमाना है, जिंदगी आपकी है, सब कुछ आपका है। ठीक है, करेंगे तो आप ही करेंगे, वरना नहीं। और कोई आके नहीं करने वाला है। कोई भी क्लाइंट आपको फोन करके नहीं बुलाएगा कि भाई साहब आ जाओ मुझे इंश्योरेंस लेना है। ये फोन कॉल नहीं आने वाले हैं हमें कभी जिंदगी में। तो उस दिन का इंतजार मत कीजिए। ठीक है, आपको लगता है कि आज मार्केट में चैलेंजेस है, पहले नहीं थे क्या? पहले भी थे। कल खत्म होने वाले हैं क्या? कल तो और बढ़ जाएंगे। फिर क्या करेंगे? आपका माइंडसेट क्या करता है? आप कैसे रास्ता बनाते हो? आप क्या देख रहे हो? अपॉर्चुनिटी देख रहे हो या चैलेंज देख रहे हो? ये आपके ऊपर डिपेंड। ठीक है, ओके। सो अब अगर मैंने आपको यही बात पे छोड़ दिया तो क्या होगा? ये सिर्फ आपके लिए ज्ञान बन के रहेगा। तो एक काम करते हैं, ये एक मैंने वर्ड फाइल एक बनाई है। ठीक है ये मैं आपको भेज दे रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी आपने समझा है आप उसको कागज पे लेके आए, क्योंकि जब तक आप इसको कागज पे नहीं उतारोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जो मैंने अभी बताया आपको पिछले 1.5 घंटे में, कल शाम तक आप सब कुछ भूल जाओगे, कुछ याद नहीं रहेगा। आप वापस उसी मोड में चले जाओगे जिस मोड में आज आप हो। ठीक है, फिर वही कहानी कंटिन्यू होगी, उसमें ना कोई बदलाव होगा। तो ये मैं आपको भेज रहा हूँ। तो पहला काम क्या करना है? सेल्फ अवेयरनेस। व्हाट हैबिट्स और बिलीव्स आर होल्डिंग मी बैक? क्या है प्रॉब्लम, क्या मेरी आदतें हैं जो मुझे रोक रही है? ठीक है, वो आप यहाँ पे लिखो। आपको ऐसा क्यों लगता है ये भी लिखो, और उसको ओवरकम करने के लिए आप क्या करोगे, एक्शन क्या करोगे, वो लिख के आओ। फिर दूसरा है माइंडसेट। माइंडसेट शिफ्ट। ठीक है, व्हाट चैलेंजेस आई एम करेंटली फेसिंग? क्या चैलेंजेस आप करेंटली फेस रहे हो? क्या इसमें आपको कोई अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है? और इसके लिए पहला कदम आप क्या करोगे, मतलब इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए आप क्या करेंगे? ठीक है, ये आपको यहाँ पे लिखना है। सो उसके बाद आता है बिल्डिंग इमोशनल रेजिलेंस, यानी कि इमोशंस जो हमारे होते हैं, फियर, डर, डिजायर, ठीक है, जो भी है। सो इमोशंस क्या है, क्या इमोशंस है? ठीक है, ये कब ट्रिगर होता है? आपको अगर लगता है कि दुखी लगता है, आपको गुस्सा आता है, तो किस बात पे आता है? मतलब क्लाइंट के बिहेवियर से आपको गुस्सा आता है, मार्केट के बिहेवियर से आता है, या मैं ब्रांच में जाता हूँ वहां से गुस्सा आता है, मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर पे गुस्सा आता है, मैं ब्रांच मैनेजर पे गुस्सा आता है? किस चीज का गुस्सा आता है, क्यों आता है? और उसको मैनेज करने के लिए आप क्या करो? क्योंकि गुस्सा करने से कुछ होगा नहीं, डरने से कुछ होगा नहीं। फिर उसके बाद ब्रेकिंग थ्रू कंफर्ट जोन। व्हाट इज वन थिंग आई अवॉइड डूइंग बिकॉज इट फील्स अनकंफर्टेबल? मुझे क्या अनकंफर्टेबल लगता है और उसके कारण से मैं नहीं करता। अनजान लोगों से बात करना मुझे अनकंफर्टेबल लगता है। मैं जाके सर्वे करना है मुझे, वो करना है मुझे, लेकिन अब जाके वो मार्केट में खड़े होके वो कैसे अनजान लोगों से बात करूं? क्या ये मुझे डर लगता है? वो लिखिए जो एक चीज जो आपको बिजनेस करने से रोक रही है, जिसको करने में आपको अनकंफर्टेबल लगता है। फोन करना भी लोगों को अनकंफर्टेबल लगता है, कॉल करना।
ये भी लोगों को अनकंफर्टेबल लगता है। ठीक है, तो जो भी है आप लिखिए कि क्या आप कर नहीं कर सकते, जो आपको अनकंफर्टेबल लगता है इसलिए आप नहीं करते हो, जिसकी वजह से आपका बिजनेस रुक रहा है। ठीक है? आप क्यों, मतलब अनकंफर्टेबल, मतलब क्या लगता है आपको कि लोग क्या कहेंगे, कैसे लगेगा, किसने देख लिया, घर में जाके किसी ने बता दिया अरे वो तो तुम्हारा हस्बैंड उधर खड़ा था, ठीक है, वो क्या कर रहा है उधर। और इस डर को या इस अनकंफर्टेबल सिचुएशन को जिसको मैं अवॉइड कर रहा हूँ, उसको करने के लिए मैं क्या करना, ये आप यहाँ पे लिख सकते हो। हाँ, और सबसे जरूरी, ओवरकमिंग प्रोक्रास्टिनेशन, मतलब कल कल कल, वो कौन से काम है जो मैं पोस्टपोन करता रहता हूँ। ठीक है, क्या काम है जो मैं पोस्टपोन करता रहता हूँ, वो लिखिए। और रीजन लिखिए कि क्यों होता है मुझसे ऐसा, मैं क्यों सोचता हूँ कि कल करते हैं, और फिर उसके लिए एक्शन स्टेप क्या लेने पड़ेंगे मुझे ताकि वो काम मैं उसी वक्त पूरा करूँ। और सिक्स्थ है टेकिंग ओनरशिप ऑफ योर लाइफ। ठीक है, व्हाट आर माय टॉप 3 गोल्स फॉर द नेक्स्ट ईयर, आपके 3 गोल क्या है अगले साल के लिए, वो लिखिए। वो गोल आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है वो लिखिए, और उसको अचीव करने के लिए आप क्या करोगे वो लिखिए। ठीक है, ये मैं शीट आपको भेज रहा हूँ, तो इसको आपको पूरा करना है, और आपके लिए है, मुझे भेजना नहीं है। ठीक है, ये मुझे नहीं भेजना, ये आपके लिए है। हाँ, अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे पूछ सकते हो, लेकिन ये करना आपके लिए, आपको अपने लिए करना है, किसी और के लिए नहीं करना। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार क्या होता है ना, हम सिर्फ सुनते हैं, सुनने से कुछ नहीं होता। अब मैं जैसे मैंने आपको कहा, कल शाम तक आप सब कुछ भूल जाओगे। लिखिए, पेपर पे लिखिए इसको, क्योंकि जब आप लिखोगे तो ही आप समझ पाओगे अपने आप को, वरना नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। आपके समय के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आई होप कि ये कोई मोटिवेशनल सेशन नहीं था, मतलब आप ये मत समझे कि मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं आपको कभी मोटिवेट नहीं कर सकता हूँ। अगर करना है तो आप खुद अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो। सो आई होप आपको कुछ आइडियाज मिले होंगे कि जहाँ से आप कुछ अपने आप के लिए आप अच्छा कर सकते हो। ठीक है, वो उतना ही मकसद था, क्योंकि काम नहीं हो रहा है, काम रुक रहा है, तो उससे बाहर निकलने के लिए तो हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए एक मेरी तरफ से छोटा सा एक कोशिश थी। यस, अब अगर सर, आपके कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। यस सर, नमस्कार। इस सेशन के रिलेटेड सवाल पूछना, कोई और जनरल सवाल मत मुझे पूछना। यस यस सर। सर, हाँ, लिंक बारे में सर, क्या बोल रहे थे, कौन सा उमंग उत्सव का? उत्सव उत्सव। अ, सर, कौन सा लिंक के बारे में वो? वो नया आया है ना एप्लीकेशन, सेल्स सारथी, सर, कहाँ मिलेगा वो? इंडिया ब्रांच है। ऐसा तो ये अलग है, हाँ, SWP बारे में। नहीं 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 नहीं। देखिए, आप नॉर्मली आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो ना प्लान प्रेजेंटेशन निकालने के लिए, हाँ हाँ। तो वैसे ही वो एलएसए का एप्लीकेशन है। सचिन सर, येस सर. सर त्याची लिंक कुठे मिळेल ना? सेल्स 1 मिनट. मी तुम्हाला गूगल शेअर प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। सर प्ले प्ले स्टोर पे स्टोर मिल पर, प्ले स्टोर पे है। हाँ, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। सर नमस्कार जी। यस, सर थैंक यू सो मच सर फॉर वेरी नाइस सेशन सर। और वेलकम सर। आई होप कि नहीं सर, आपका ग्रेट रहता है सर बिल्कुल सेशन। और एक नई चीज़ जो डाउन ट्रेंड होता है वो लगता है सर आप कि दोबारा थोड़ा सा हिम्मत आई है देख के थोड़ा लगा है सर, मतलब कि हम जहाँ जा रहे हैं ना, तो म्यूचुअल फंड की एजेंसी से क्या है फोकस कर रहे हैं, लेकिन वो सही हाँ कह रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं सर, डेफिनेटली बात है, चैलेंजेस आ रहे हैं, हाँ, चैलेंजेस आ रहे हैं, लेकिन यस, वो ये कि सर फोकस फोकस नहीं है हमारा। मेन बात तो ये सर, थोड़ा सा
थोड़ा सा क्या, बहुत ज़्यादा ही। तो आई बराबर। होप के, तो इससे थोड़ा सा काफ़ी अच्छा लगा सर। आई होप मतलब कि मंथली एक सर एक हमारा सेशन इस तरीके का ले लिया करिए प्लीज़। थैंक यू सो मच सर, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। जब भी मुझे वक्त मिलता है मैं करता हूँ सर। इस महीने तो 2 हो गए। जी सर, हो गए हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। थैंक यू सो मच यस सर, सर, थैंक यू सो मच। वेलकम सर। सर एसडब्ल्यू के बारे में पूछना है थोड़ा। नहीं सर, आप तो बाहर कहीं पे और चले जाएंगे। आप मुझे मैसेज डाल दीजिए, मैं आपको जवाब दे दूंगा। ओके। यस सुपरदेव जी, आपको कुछ पूछना है? बहुत बढ़िया। मैं अपने हैंड रेस किया, आपको कोई सवाल पूछना है सर? नहीं। नहीं, ओके ठीक है, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। आपके समय के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। और ये मैंने आपको वो पीडीएफ जो मैंने आपको दिखाया था मैं ग्रुप पे भेज देता हूँ, ठीक है? थैंक यू। थैंक यू, गुड नाइट। और दिसंबर 1 महीना है, अच्छा काम कीजिए। गुड नाइट सर। यस, गुड नाइट सचिन सर। गुड नाइट। गुड नाइट। तो अच्छा काम कीजिए, गोल डिसाइड कीजिए दिसंबर महीने में आपको क्या करना है और इस अच्छा काम कीजिए। 1 महीना करके देखिए, ठीक है? सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट। वापस मिलते हैं अगले सेशन में।